All right, so let us continue our discussion. We'll start with chapter 4 के essays, that is the essays dealing with audit evidence. Chapter 4 का टाइटल ये है dealing with audit evidence. तो जितना भी एविडेंस वाला डिस्कशन है सब इसके अंदर है, और ऑडिट एविडेंस वाला जो डिस्कशन है वो मोस्टली आपको 500 सीरीज के अंदर दिखेगा. इसमें ना आपको 500 के रेफरेंसेस आपके सामने स्टैंडर्ड्स दिखेंगे. और ऐसे के अंदर जो 500 का सीरीज है वो पूरा सीरीज ही किसके लिए डेडिकेट किया हुआ इन्होंने? ऑडिट एविडेंस. ओके, सो द वेरी फर्स्ट एसे दैट वी स्टार्ट विथ इज एसे 500. एसे 500 का टाइटल ही ऑडिट एविडेंस है. एसे 500 ऑडिट एविडेंस. ओके, अभी देखो यार, जब ऑडिट एविडेंस की बात आती है सबसे पहली चीज हमने ऐसे बेसिक्स में ऑलरेडी बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया हुआ है. ऐसे बेसिक्स कंसेप्ट नंबर 3, दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ ऑडिट एविडेंस. और मुझे नहीं लगता कुछ लाइंस में यहां पे तकलीफ होगी आपको, थोड़ी बहुत लाइंस में हो सकती है. ऐसे बेसिक्स कंसेप्ट नंबर 3. तो ये मेरा टिप है कि सबसे पहले वो रिवाइज करने का. सो एवरीवन प्लीज कम टू ऐसे बेसिक्स कंसेप्ट नंबर 3. ऐसे बेसिक्स कंसेप्ट नंबर 3. ऑलराइट, जब आप कंसेप्ट नंबर 3 में जाओगे तो वहां पे मिल जाएगा आपको कंसेप्ट ऑफ ऑडिट एविडेंस. So tell me, audit evidence is any information based upon which auditor derives conclusions and forms an opinion. Based upon which auditor derives conclusions and forms an opinion. That is called as audit evidence. इधर देखो स्क्रीन पे, देखो फर्स्ट पॉइंट में तकलीफ नहीं होगा, मैं सिर्फ कंपेयर कर रहा हूं ताकि चीजें क्लियर रहे कि एटलीस्ट ऐसे बेसिक्स अपना कितना हो गया है. So audit evidence may be defined as information used by the auditor in arriving at the conclusion on which auditor's opinion is based. Okay. फिर ऐसे बेसिक्स में आगे देखो तो 2-3 पॉइंट करके आपने ऐसा कुछ लिखा था कि ऑडिट एविडेंस अकाउंटिंग रिकॉर्ड से मिल सकता है, अदर इंफॉर्मेशन से मिल सकता है. फिर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के आपने कुछ एग्जांपल लिखे थे, फिर अदर इंफॉर्मेशन के एग्जांपल लिखे थे. टेल मी, बैंक स्टेटमेंट क्या है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड की अदर इंफॉर्मेशन. इनवॉइसेस, लेजर, जर्नल एंट्री हो तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. चेकबुक, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. यस, जितना भी अकाउंटेंट को लगता है वो सब हो गया आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. पर अग्रीमेंट विद द सप्लायर, अकाउंटिंग रिकॉर्ड. अग्रीमेंट विद सप्लायर भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर ही लिखा था. देखो, इस सप्लायर के साथ जो अग्रीमेंट होता है उसमें क्या वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट होता है? नहीं. तो सब सप्लायर का सब रेट्स वगैरह होता है ना उसके अंदर. हाँ, तो फिर लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि एमओए एओए क्या होगा? अदर इंफॉर्मेशन. ओके, सेवरियन ओवर हियर, ये देखो तो 1.2, 1.3 एंड 1.4 ये पूरा वही है. ऑलराइट, ये देखो तो इंफॉर्मेशन कंटेंट इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर इंफॉर्मेशन. जब आप ये दोनों को टेस्ट करते हो, अकाउंटिंग रिकॉर्ड एज वेल एज अदर इंफॉर्मेशन, तब जाके यू कैन सपोर्ट योर ओपिनियन. तब जाके यू कैन सपोर्ट योर ओपिनियन. फिर यहां पे सारे एग्जांपल्स हैं. इंफॉर्मेशन कंटेंट इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर इंफॉर्मेशन, ये सारे एग्जांपल्स तो मैंने पहले लिखा दिए. ओके, तो मैं जो यहाँ पे टिक करता जा रहा हूं वो ऐसे बेसिक्स में कवर हो चुका है. ओके, नेक्स्ट 1.5, ऑडिटर शैल डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स दैट आर. ये लाइन अभी नॉर्मल लगेगा आपको, ये सबने ऐसे बेसिक्स में लिखा है. ऑडिटर शैल डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स that are appropriate in the circumstances for the purpose of obtaining which audit evidence? Sufficient and appropriate audit evidence. Okay. Audit evidence is necessary to support the auditor's opinion and auditor's report. हमारे पास जो भी एविडेंस आता है वो कैसा होता है? क्यूमुलेटिव. क्यूमुलेटिव वर्ड देखो तो मैंने लिखाया था. क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है एंड देन यू विल फॉर्म एन ओपिनियन. सो लुक एट दिस, इट इज क्यूमुलेटिव. It is primarily obtained from procedures performed during the course of audit. तो आपको जो प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हो वहां से भी एविडेंस मिलता है, दूसरे सोर्सेज से भी एविडेंस मिलता है, एंटिटी के अंदर से भी एविडेंस मिलता है, एंटिटी के बाहर से भी एविडेंस मिलता है, आपको अदर इंफॉर्मेशन से भी एविडेंस मिलता है, आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड से भी एविडेंस मिलता है. अरे कभी कभी तो तेरी चुप्पी में भी तेरी हाँ होती होगा. दिस इन सम केसेस absence of information can also be used by the auditor as audit evidence.
ऑलराइट, सो एवरीवन ओवर हियर, मैं क्या बोल रहा हूं, आपको कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हो थियरी, वो लोग पूछेंगे ऑडिट एविडेंस इज क्यूमुलेटिव इन नेचर, क्या बोलेंगे, ऑडिट एविडेंस इज, डू यू एग्री, एलाबोरेट विद एग्जांपल्स। तो आपको बोलना पड़ेगा हम लोग प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं उससे भी एविडेंस मिलता है, अलग अलग सोर्सेज से भी एविडेंस मिलता है, इनसाइड द एंटिटी भी मिलता है, आउटसाइड द एंटिटी भी मिलता है, अरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड से मिलता है, अदर इंफॉर्मेशन मिलता है, अरे कितनी जगह से मिलता है, ऐसा करके आपको बोलना पड़ेगा इट इज क्यूमुलेटिव। ओके, तो ऐसा कभी ना 3-3 मार्क के क्वेश्चन हो जाते हैं। सो वी आर थ्रू विद दिस। टेल मी 1.1 से लेके 1.6 कोई इशू है? नो सर। ऑलराइट, 1.7 पे बाद में आता हूं मैं। ये देखो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, व्हाट इज दैट? सफिशिएंसी ऑफ एविडेंस। अरे आप बताओ यार, सफिशिएंसी मींस क्वांटिटी, ऑलराइट, क्वांटिटी मींस क्वांटम, ऑलराइट। अब मुझे एक बात बताओ, सफिशिएंसी को लेकर जरा मुझे आपसे बात करनी है। अब सफिशिएंसी मींस क्वांटिटी, वो मैं वापस से लिखाऊंगा, वो तो हो गया अपना ऐसे बेसिक्स में। पर आप ही मुझे बताओ, अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज हाई, याद है ना रूम, अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज हाई, देन यू विल नीड मोर एविडेंस और लेस एविडेंस, मोर एविडेंस और लेस एविडेंस, सो हायर क्वांटिटी और लेसर क्वांटिटी। Similarly, if risk of material misstatement is low, then can I say lesser quantity of evidence से भी चल सकता है? Yes or no sir? Suppose अभी रिस्क ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल बहुत कम है, रेंट वाला, तो कितना वेरीफाई करोगे रेंट भाई? रेंट अग्रीमेंट देख लो, बैंक स्टेटमेंट देख लो, और क्या देखना है आपको? करेक्ट। सो यू डोंट नीड टू मच ऑफ क्वांटिटी ऑफ एविडेंस। लेकिन अगर कोचिंग क्लास कंपनी में एडमिशन ऑफ द स्टूडेंट्स का वेरिफिकेशन कर रहे हो, स्पेशली अगर ऐसे क्लासेस का जहां पे पास्ट में कैश के रिकॉर्ड्स रहे हैं, then in that case risk will be high, yes or no sir? If risk is high, then obviously you are going to take more evidence, the quantity of verification will also be high. So sufficiency of the evidence, the quantity depends upon risk, the quantity depends upon risk. All right, is everyone through with this? Yes. ये लिखो ये सब लिखा, लिख लो। Done. Okay. So sufficiency of evidence. अब सुनो, ये लोग वही बता रहे, इधर देखो तो, sufficiency is the measure of quantity of evidence. The quantity of evidence needed is affected by auditor's assessment of risk of material misstatement. Higher the assessed risk, more evidence is required. All right. And tell me, इधर मैं कोई बात बताता हूँ। समझो अगर मस्त क्वालिटी वाला एविडेंस मिल गया, एकदम मस्त क्वालिटी वाला, तो कहना ऐसे लोअर क्वांटिटी से भी काम चल सकता है। कैसा कुछ एग्जांपल? सर समझो कि मुझे डेटर से डायरेक्ट ईमेल ही आ गया, मैंने डेटर को ईमेल भेजा, उसका रिस्पांस भी आ गया, लेजर टू लेजर टैली हो गया, तो फिर मुझे मेरे आर्टिकल के पास एक एक इनवॉइस चेक कराने की जरूरत है क्या? एटलीस्ट वो डेटर को लेकर चेकिंग करवाने की जरूरत है क्या? नहीं, बिकॉज मुझे अच्छा क्वालिटी वाला एविडेंस मिला। प्रैक्टिकली फील होना चाहिए कि हायर क्वालिटी ऑफ एविडेंस, और अगर क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज हाई तो लोअर क्वांटिटी से भी काम चल जाएगा। बट टेल मी एवरीवन, अगर क्वालिटी लो है, अगर क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन लो है, तो कहना है से हायर क्वांटिटी लगेगा, यस और नो सर? ऑलराइट, तो समझो अगर मैंने आपको राइस बोला, मस्त एकदम हैदराबादी बिरयानी, फिर मैं बोला एक काम करता हूँ, कीड़े वाले राइस देता हूँ, कीड़े वाले, सब ऐसा वर्म्स अंदर जा रहे हैं, एकदम लाइव, तो मैं
तो आपने क्या बोला कि ठीक है सर कीड़े वाले राइस चलेंगे लेकिन 4 किलो देना, 4 किलो दोगे तो ही खाऊंगा, 4 किलो कीड़े खाने हो। समझ में आ रहा है? आप ऐसी बात कर रहे हो मेरे साथ कि कीड़े वाले राइस चलेंगे पर 4 किलो। लोअर क्वालिटी रहेगा तो एविडेंस ही नहीं चलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं समझो तुमको ऐसा रफ में ऐसा पेंसिल से फी रिसीट लिख के दे दो तो आप क्या बोलोगे? देखो ऐसा वाला फी रिसीट देने का है ना, हाँ तो ज्यादा देने का फिर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तुम लोग ऐसे अभी मस्त ऐसे नींद में ठंडी ठंडी हवा है तो क्या ऐसे ऐसे बिहेव कर रहे हो, हायर क्वालिटी लोअर क्वालिटी। कुछ भी क्या बेवड़े से बात कर रहे हो? टेल मी, कैन पुअर क्वालिटी बी कंपेंसेटेड बाय हायर क्वांटिटी? अरे वही बोला मैं, इंग्लिश दूसरा बोला, वही सेम चीज बोला। कैन पुअर क्वालिटी बी कंपेंसेटेड बाय हायर क्वांटिटी? नो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो सर? तो अगर हायर क्वालिटी है तो लोअर क्वांटिटी से काम चल जाएगा, ये इक्वेशन सही है। बट अगर लोअर क्वालिटी है तो हायर क्वांटिटी से काम चलेगा नहीं। पुअर क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन cannot be compensated by higher quantity. मैं रिसेंटली फादर बना पर मैं अपने बच्चे को बहुत ज्यादा मिस नहीं करता। मैं नहीं टाइम स्पेंड कर पा रहा हूं उसके साथ, मैं बहुत ज्यादा मिस नहीं करता हूं। क्यों? बिकॉज तुम लोग ऑलमोस्ट वैसा ही बिहेवियर कर रहे हो। उसको भी कुछ दुनिया की पता नहीं है, दुनिया क्या है, आपको भी पता नहीं दुनिया क्या है। सो सिमिलर। 19-20 का फर्क है। ऑलराइट, 19-20 साल का। इज एवरीवन क्लियर विद दिस नाउ? यस। So sufficiency of the evidence. थोड़ा जागते रहो। Look at this. Sufficiency is the measure of quantity of evidence. The quantity of evidence needed is affected by auditor's assessment of risk of material misstatement. Higher the risk, more evidence is required. All right. And quantity is also affected by quality. Higher the quality, less may be required. बट लोअर द क्वालिटी तो हायर क्वांटिटी से चलेगा क्या? हाँ। ऑब्टेनिंग मोर ऑडिट एविडेंस मे नॉट कंपेंसेट फॉर इट्स पुअर क्वालिटी। अभी समझा ये? यस सर। ऑलराइट। ऑडिटर्स जजमेंट एज टू सफिशिएंसी में बी अफेक्टेड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स। तो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है फाइनली कि मुझे कितना क्वांटिटी ऑफ एविडेंस लगेगा? वो डिपेंड करता है मेरी मिसेस पे। एम फॉर मटेरियलिटी। टेल मी एवरीवन, अगर मटेरियलिटी बहुत ही हाई है, अगर फाइनेंशियल आइटम बहुत ही ज्यादा मटेरियल है, देन यू विल वेरीफाई मोर और यू विल वेरीफाई लेस? अरे इफ द फाइनेंशियल आइटम इज हाईली मटेरियल, कैन आई से यू विल वेरीफाई मोर? यस और नो सर? यस सर। सो दैट इज योर मटेरियलिटी। ओके, नाउ मटेरियलिटी। अभी सुनो, मटेरियलिटी में क्या किया पता है उन्होंने? मटेरियलिटी का मीनिंग लिखा है, उसके बाद मस्त मुंबई यूनिवर्सिटी जैसा देखो, less evidence if it is less material, however more material than more evidence. वाइस वर्षा करके खत्म कर सकते थे? नहीं, वो खींच के लिखा है उन्होंने। अरे आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो आप भी खींच के लिख रहे हैं। नेक्स्ट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऑलराइट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब देखो जो है वही मतलब लिख दिया है। इट मींस दैट रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड प्रायर टू ऑडिट। ओके, यानी मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त मिस्टेक की तो क्या? ऑलराइट, ये तो मैंने अभी अभी बताया, अगर रॉन्ग इज हाई देन मोर एविडेंस इज रिक्वायर्ड, बट अगर रॉन्ग इज लो देन लेस एविडेंस वुड बी रिक्वायर्ड। साइज ऑफ द पॉपुलेशन। टेल मी, अगर पॉपुलेशन के अंदर स्मॉल पॉपुलेशन है और कोई वैरायटी नहीं है, मतलब समझो 100 ट्रांजैक्शन हुआ, 1000 ट्रांजैक्शन हुआ है, चलो, पर सेम अमाउंट के सारे ट्रांजैक्शन 2 लाख रुपए के, इन दैट केस में 10 वेरीफाई करूं, 20 वेरीफाई करूं, बस दैट्स इट। उससे और कितना वेरीफाई करूं? कुछ वैरायटी नहीं है,
ये तो अलग अलग ट्रांजेक्शन हुए हो, अलग अलग अमाउंट के विद अलग अलग डिफरेंट पार्टीज, तो कहने से थोड़ी वैरायटी है, यस और नो सर ये है। और पता है शादी वगैरह में खाना खाने जाते हो वैरायटी होती है तो मस्त खा नहीं। और अगर आपको घर पे ऐसे है दाल राइस खाली दे दिया, दाल राइस दाल राइस दाल राइस दाल राइस दाल राइस दाल राइस, कुछ लोग तो उससे भी खाते हैं, पर वो दाल राइस दाल राइस दाल राइस अगर आपको दे दिया, अरे थोड़ा लेके मन नहीं हो रहा है यार। सो लुक एट दिस साइज ऑफ अ पॉपुलेशन, it refers to number of items included in the population. Less evidence would be required in case of a smaller but more homogeneous. Homogeneous means no variety, similar. But on the other hand, अगर larger है और and more importantly more heterogeneous है, heterogeneous means there is a lot of variety, then more evidence would be required. तो ये लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, ये सब ना पूरा MCQ मटेरियल रेडी हो रहा है आपका, MCQ मटेरियल। Sufficiency is affected by following factors. Sufficiency is affected by following factors. It is affected by misses, M for materiality, R for risk of material misstatement, S for size and characteristics of the population. Okay. If it is a highly material TBD, what is TBD? Transactions, balances and disclosures. TBD में लिखूं मतलब ट्रांजैक्शंस, बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर्स। अगर मटेरियल टीबीडी है देन मोर क्वांटिटी ऑफ एविडेंस इज रिक्वायर्ड। फिर उल्टा तो आप लिख दोगे, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का तो ऊपर मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। ऊपर देख, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। अगर स्मॉल एंड होमोजीनियस पॉपुलेशन है then less quantity is fine. However, for larger heterogeneous population, more quantity is required. For larger heterogeneous population, more quantity is required. I want a confirmation. Are you through with this? Yes sir. Yes sir. Okay. तो चलो, ये अपना हो गया। ये क्या पढ़ा हमने अभी? Sufficiency is affected by following factors. Following factors. These are the factors that will influence sufficiency. चलो भाई, अब इधर 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 appropriateness. Appropriateness of the evidence. Appropriateness means quality. अरे quality means भूल गए relevance and reliability. And relevance means
Logical connection. Reliability means complete and accurate. Essay basics concept number 3. Everyone over there. Essay basics concept number 3. Everyone over there. चलो होमवर्क देने का समय आ चुका है. मजा आएगा अभी आपको टॉर्चर करने का. वाह, जितना फ्रस्ट्रेशन है सब निकालूंगा आपके. ऑलराइट, चलो. Essay basics concept number 3. Are you over there? Yes or no, sir? Yes, sir. Sufficiency means quantity. Appropriateness means quality means relevance and relevance means and reliability means. अब सोचो अगर सिर्फ रेलेवेंस के ऊपर मैं आपको 4 मार्क का क्वेश्चन पूछूं तो कोई 4 बार लिखेंगे. लॉजिकल कनेक्शन, लॉजिकल कनेक्शन, लॉजिकल कनेक्शन. सिर्फ रेलेवेंस के ऊपर पूछो तो ऐसा है ऑडिट सब्जेक्ट. सो एवरीवन ओवर हियर. रेलेवेंस ऑफ द एविडेंस. वाह 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 दोस्तों, वाह वाह. रेलेवेंस ऑफ द एविडेंस. रेलेवेंस का मतलब देयर शुड बी सम लॉजिकल कनेक्शन विद द पर्पस ऑफ द प्रोसीजर. विद द पर्पस ऑफ द प्रोसीजर. एक तो पर्पस एंड दूसरा असर्शन. सर क्या है ये पर्पस ने असर्शन, ये क्या चीज है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, असर्शन का कंसेप्ट याद है? एग्जिस्टेंस वगैरह. ओके, तो अगर मुझे इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस देखना है तो क्या करना पड़ेगा? जाके देखना पड़ेगा. जाके देखना पड़ेगा. देखना पड़ेगा मींस इंस्पेक्शन करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? ऑलराइट, तब जाके मुझे लॉजिकल एविडेंस मिलेगा. यस और नो सर? तो लॉजिकल तब होगा जब मैं वहां पे इंस्पेक्ट करूंगा. ऑलराइट, एंड उससे मुझे एग्जिस्टेंस का एविडेंस मिलेगा. तो मेरे माइंड में क्लियर होना चाहिए, मेरे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मुझे असर्शन कौन सा देखना है. ऑलराइट, अकॉर्डिंगली मैं प्रोसीजर डिसाइड करूंगा एंड अकॉर्डिंगली मेरा बैठेगा. क्या बैठेगा? लॉजिकल कनेक्शन. Are you getting my point? Yes, sir. So logical connection will depend upon the purpose and assertion. I repeat, logical connection depend upon the purpose of the procedure and assertion being verified. One more time, logical connection will depend upon the purpose of the procedure and assertion being verified. Am I clear with this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, the relevance of information to be used as audit evidence may be affected by direction of testing. मतलब जैसा तुम टेस्टिंग करना चाहते हो उसके हिसाब से रेलेवेंस डिसाइड होगा. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे देखना है जीएसटी के बारे में तो फिर मुझे इनवॉइसेस लेके बैठना पड़ेगा ना, जीएसटी का रेट वगैरह लेके. तो लॉजिकल एविडेंस विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन कि तुम टेस्ट क्या करना चाहते हो. ऑलराइट, ओके. टेल मी एवरीवन, अगर मैं वहां पे जाऊं और इन्वेंट्री को जाके देख के आऊं तो कहना ऐसे मैंने एग्जिस्टेंस एज वेल एज वैल्यूएशन दोनों का एविडेंस ले लिया. यस और नो सर? नो सर. आपने जाके देखा और छुआ तो आपको पता चला कि इन्वेंट्री है, बट उसका वैल्यू के लिए तो कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर वो सब तो चेक किया ही नहीं है. तो टेल मी, कैन वन असर्शन का एविडेंस एक्ट एज सब्स्टिट्यूट फॉर अनदर असर्शन का एविडेंस? No, sir. So come on, you know this, you know this. Okay. Obtaining evidence regarding a particular assertion is not a substitute for obtaining evidence regarding another assertion. Obtaining evidence regarding a particular assertion. Obtaining evidence. Obtaining evidence regarding a particular assertion is not a substitute for obtaining evidence regarding another assertion. Am I clear with this? Yes, sir. All right. ये ना कुछ एग्जाम्पल उनके ऐसे मस्त होते हैं ना मॉड्यूल में जो मुझे लगता है ये एमसीक्यू में आ सकते हैं. अब जैसे ये एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल भी ऐसा दिया है कि एग्जाम्पल में इंटेंशन ये नहीं कि बच्चा समझ जाए, वरना एग्जाम्पल तो उसके लिए होते हैं ना. एग्जाम्पल में कि बच्चा और सोचे कि क्या एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल को समझाने के लिए भी एग्जाम्पल लग सकता है. ऑलराइट, ये देखो क्या मस्त एग्जाम्पल दिया. इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल्स आफ्टर द पीरियड एंड may provide evidence regarding existence and valuation but not necessarily cut off. अरे मुझे बात बताओ, बाकी सब छोड़ो. अगर आपको कोई भी चीज का कट ऑफ चेक करना है, कट ऑफ यानी करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड, तो उसके लिए क्या देखना पड़ता है? डेट. क्या देखना पड़ता है? डेट. तो वो लोग क्या बोल रहे हैं? इनवॉइस का डेट देखना पड़ता है. डेट मतलब कोई भी डेट देख क्या हो गया. ऑलराइट, मेरा बर्थडे बताते हैं. फिर इनवॉइस का डेट देखना पड़ता है. यस और नो सर? यस. ऑलराइट, तो मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो.
ये लोग क्या बोल रहे हैं कि इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बोलते हैं तुम अगर डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हो लेकिन आफ्टर पीरियड एंड के डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हो। कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हो? मैं आपको बताऊं, आफ्टर पीरियड एंड में हम लोग क्या देखते हैं? 31 मार्च के बाद, सपोज 31 मार्च के बाद फाइनल अकाउंट सब बनते हैं ना, और मेरे को डिसाइड करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्या डिसाइड करना है? तो 31 मार्च के बाद ना मैं ये देखता हूं कि ये डेटर से कलेक्शन कितना आया है और लास्ट कलेक्शन कब आया था। समझो कि लास्ट कलेक्शन अक्टूबर सितंबर में आया था और तब से पेंडिंग 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 ही चल रहा है, तो कहने से थोड़ा प्रोविजन क्रिएट करना पड़ सकता है, यस और नो सर। लेकिन अभी अप्रैल और मई में जब मैं ऑडिट फाइनल कर रहा हूं तभी भी कलेक्शन आ ही रहा है, तो क्या मुझे उसके लिए कोई प्रोविजन करने की जरूरत है? नहीं। तो मुझे पता चला कि कलेक्शन आ रहा है, ओ वाह, मतलब कोई तो ऐसा डेटर जेन्युइनली है, फेक नहीं है। तो मुझे पता, जब मैं कलेक्शन का ऑडिट करता हूं ना, कौन सा ऑडिट? कलेक्शन का, तो मुझे पता चलता है कि कोई तो है, कोई तो है। और अगर कलेक्शन रेगुलरली आ रहा है तो मुझे पता चलेगा कि इसके लिए प्रोविजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं आ रहा है तो करना पड़ सकता है, तो मुझे इसके लिए क्या पता चलेगा? वैल्यूएशन। क्या पता चलेगा? वैल्यूएशन। लेकिन मैं जब कलेक्शन देख रहा हूं तो कौन सा डेट पे कब कौन सा गुड्स सेल किया था वो सब नहीं देख रहा हूं। ऑलराइट, मैं सिर्फ देख रहा हूं कलेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, कहां अटका हुआ है, व्हाट इज द प्रोविजन टू बी रिक्वायर्ड। तो इसलिए लोग बोल रहे हैं कि जब तुम कलेक्शन का ऑडिट कर रहे हो, किसका ऑडिट, तो तुमको एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन का पता चल सकता है, लेकिन कट ऑफ का पता चलेगा, कट ऑफ का पता चलेगा नहीं। आई वॉन्ट अ कंफर्मेशन, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? एनीवन हु हैज नॉट अंडरस्टूड दिस? मैडम आपको नहीं समझा लग रहा है। मैंने बोला था फर्स्ट लेक्चर में, चेहरे का एक्सप्रेशन देख के समझो, ये प्रेशर मेरे पे मत डालना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। मैं एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान हूं, वैलेंटाइन डे भूल चुका हूं, ऑलरेडी मेरे पे प्रेशर बहुत है, अंदर टिफिन में से भी दिल निकला है, और मेरे तो लग गए भाई। ओके, सेरियन ओवर ईयर, मैं टिफिन खा गया लेकिन ओके, कौन आया था? मैं टिफिन खा रहा था तभी डाउट पूछने। हाँ, तो समझा ना, दिल निकला था वो गाजर में से उसमें। सेरियन देखो, एवरीवन ओवर ईयर। मैं बोला बाद में, हाँ भाई। तो सुनो मैडम, समझो कि मैंने आपको 10 अगस्त 2024 को गुड्स सेल किए, तो उसकी इनवॉइस बनाई 31 मार्च 25, फाइनेंशियल 24-25 का ऑडिट कर रहे हो आप। अब आप क्या कर रहे हो? अप्रैल एंड मई महीने में, ये 2 महीने में आपको पता है ना फाइनल अकाउंट्स अभी भी बन रहे होते हैं, है ना? तो अप्रैल एंड मई महीने में आप ये देख रहे हो कि डेटर से कलेक्शन कितना आया है, और अप्रैल में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर समझो कलेक्शन बंद ही हो चुका है तो आपको प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन कलेक्शन आ रहा है तो प्रोविजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, और इससे एक अलग कलेक्शन कंटिन्यूस आ रहा है, और तो ये भी पता चल जाता है, हाँ, तो ये भी पता चल जाता है अपने को, तो ये भी पता चल जाता है अपने को कि कोई तो डेटर ऐसा है, कोई तो डेटर ऐसा है। ऑलराइट, सो यू ओवर हियर एग्जिस्टेंस का पता चल गया, वैल्यूएशन का पता चल गया। पर मैडम मैं जब कलेक्शन का ऑडिट कर रहा हूं, किसका ऑडिट कर रहा हूं? कलेक्शन का। ऑलराइट, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम में इनवॉइस का डेट थोड़ी देख रहा हूं, तो मेरा ध्यान एग्जिस्टेंस और वैल्यूएशन पे, कट ऑफ पे नहीं है कि ये सेल्स यही पीरियड का है कि नहीं, उस पे नहीं है। अगर मुझे ये चेक करना है कि ये सेल्स ये पीरियड का है कि नहीं है, तो मुझे इनवॉइस का डेट से लगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ऑलराइट, सो एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन का एविडेंस मिला, लेकिन कट ऑफ का एविडेंस मिला नहीं। आई वांट अ कंफर्मेशन, इज एवरीवन थ्रू विद दिस? यस सर। ओके, तो ऐसा एग्जांपल अच्छा एग्जांपल है, इसलिए मैंने बोला था ऐसे बेसिक्स में असर्शंस अच्छे से पढ़ो। हाँ, अगर आप मेरा रिकॉर्डिंग में देखोगे तो 1-1.5 घंटे के ऊपर गया है डिस्कशन हो। सो इसलिए आपको एग्जांपल सब दे के समझा है। ओके, पर मेरे को लग रहा है तुम लोग खाली क्या रिवाइज करके आ रहे हो पता है? ओपिनियन बिपिनियन इधर थोड़ा बहुत रिवाइज करके आ रहे हो। ऐसे बेसिक्स अगर नहीं आएगा, ऐसे टाइम पास के लिए 10-12 घंटे नहीं दिए उसको मैंने, अगर ऐसे बेसिक्स नहीं आएगा तो तू फिर से इधर ही आएगा इंटर के बैच में। कभी आओ अभी सुबह 7 बजे फाइनल के बैच में। सर ओवर हियर, मैं उधर देखना चाहता हूं आपको, तो बोलो
हाँ, वैलेंटाइन डे सैक्रिफाइस करके इधर बैठे हो, कितनी बड़ी बात है। हाँ, इधर देखो, रेलेवेंस डील्स विथ लॉजिकल कनेक्शन। Logical connection will depend upon purpose of the procedure and assertion being connected. जो भी assertion verify कर रहे हैं उसके हिसाब से एविडेंस लगेगा। ऑलराइट, देन वो लोग बोल रहे हैं अगर एक assertion का एविडेंस मिला, यानी कि ये नहीं कि दूसरे assertion का एविडेंस तो नहीं लेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जाके इन्वेंट्री देख लिया, तो क्या उससे एग्जिस्टेंस के बारे में पता चला? यस। पर क्या वैल्यूएशन का पता चला? मैडम, मैंने खाली इन्वेंट्री जाके देखा, इससे वैल्यू पता चल गया? नहीं ना। ऑलराइट, तो एग्जिस्टेंस का पता चला, लेकिन वैल्यूएशन का पता चला नहीं। तो ऑब्टेनिंग एविडेंस फॉर वन असर्शन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर ऑब्टेनिंग एविडेंस फॉर अनदर असर्शन। आई वांट अ कंफर्मेशन। आर यू क्लियर विद दिस? यस। ओके, आप यूट्यूब पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, आप रिपब्लिक भारत पे जाओ, आप कहीं पे भी जाओ, सब जगह इस वक्त एक ही डिस्कशन चल रहा है, इंडिया गॉट लेटेंट, और सब लोग पीछे पड़ गए उसके। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अलग अलग जगहों से बात तो एक ही चल रही है ना। तो ऐसा ऑडिट में भी होता है। इधर देखो, ऑन द अदर हैंड, एविडेंस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस और ऑफ डिफरेंट नेचर may often be relevant to the same assertion. कंसेप्ट पे ही था, मैं भटका नहीं था कंसेप्ट से, दौड़े नहीं पड़ रहे मेरे को। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, जीएसटी का वेबसाइट पे जाके पोर्टल पे चेक करना, या जीएसटी के इंटरनल डिटेल्स देख करना, या तो इनवॉइस पे जीएसटी का रेट क्या लगा चेक करना, ये सब जगह से वेरीफाई क्या कर रहे हो आप? जीएसटी। और तो डायरेक्ट निर्मला से बात कर लेने का। तो रेलेवेंस की, सर रेलेवेंस में ना सुनने में मजा आया, याद कितना रखने का। ओके, लॉजिकल कनेक्शन, ऑलराइट, इट विल बी अफेक्टेड बाय डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग। जो जिस दिशा में तुम टेस्ट करोगे वैसा एविडेंस लगेगा तुमको। जैसे अगर तुम खाली नॉर्मल खाली कैलकुलेशन देखना चाहते हो तो कैलकुलेशन करके छोड़ दो, लेकिन इन्वेस्टिगेट कर रहे हो चीजों को तो फिर ज्यादा एविडेंस लगेगा। ऑलराइट, देन मेन पॉइंट, एक असर्शन के ऊपर एक असर्शन का एविडेंस मिला तो इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे असर्शन का एविडेंस मिला, और काफी बार डिफरेंट सोर्सेज से भी सेम असर्शन का एविडेंस मिलता है। ऑलराइट, सो एवरीवन ओवर हियर, सफिशिएंसी ऑफ एविडेंस। अभी क्या है ना, वो जो उल्लू बनाते हैं ना, वो 5 घंटे में पूरा ऑडिट मेरा यूट्यूब का वीडियो देख लो वगैरह से, तो वो प्रोफेसर भी बोलेगा कि अप्रोप्रिएटनेस का मतलब रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, एंड रेलेवेंस का मतलब लॉजिकल कनेक्शन। उतना तो वो लोग भी बोलते हैं, मैं भी बोलूंगा रेलेवेंस इज लॉजिकल कनेक्शन, पर मैं आपको उसके ऊपर 2 पॉइंट और दूंगा। तो जिन्होंने वो वीडियो दिखाया है, जो बच्चों ने वो वीडियो देखा है, उनको भी पता है रेलेवेंस मींस लॉजिकल कनेक्शन, तुमको भी पता है रेलेवेंस मींस लॉजिकल कनेक्शन। तो तुमको ये लगता है कि साला हम तो 100 घंटे बैठे हैं, और फिर हमको जितना हमको पता है इसको तो 5 घंटे वाले वीडियो में पता चल गया। ऑलराइट, बट देयर इज अ डिफरेंस। तुमको शायद 2 लाइन और ज्यादा आता होगा, उधर वो बच्चा फाफा मारेगा फिर। सो एवरीवन ओवर हियर, आप कितना अंदर अंदर जाके पढ़ते हो ना, पूरा उसके ऊपर है ये सब्जेक्ट में। बाकी ऊपर ऊपर से खाली कंसेप्ट दिखाना हो तो 12 घंटे में पूरा सब्जेक्ट खत्म कर सकता है, खाली ऊपर ऊपर से कंसेप्ट खाली दिखाना। मैं कैमरा के सामने खड़े रहकर बहुत ट्राई किया, 60 मार्क्स इन 6 आवर्स ऐसा वीडियो बनाने का। मैं बोला नहीं होगा भाई, इतना चीटिंग नहीं कर पाऊंगा। अप्रोप्रिएटनेस यूट्यूब में उससे बहुत पड़ता है ना। 25 दिन में पैसा डबल, आपको भी पता है, मुझे पता है नहीं होता है, पर सुनने मजा आता है। अप्रोप्रिएटनेस मीन्स क्वालिटी, quality means relevance and reliability. Relevance and reliability. Okay. Relevance.
logical connection with purpose of the procedure, and assertion being verified. And assertion being verified. Obtaining evidence for one assertion cannot substitute the requirement to obtain evidence for another assertion. Obtaining evidence for one assertion cannot substitute the requirement to obtain evidence for another assertion. वो फॉर्म का लिंक भर दिया ना अभी, लेट मत करना. Obtaining evidence for one assertion cannot substitute the requirement to obtain evidence for another assertion. Okay. Then evidence obtained from different sources could relate to same assertion. Evidence obtained from different sources could relate to same assertion. D for direction of testing. Relevance of the evidence is affected by direction of testing. Relevance of evidence is affected by direction of testing. Done? Yes sir, yes sir. Okay. तो इतना एटलीस्ट कुछ होना चाहिए अपने पास, so that we are able to write good points. बाकी एग्जाम्पल तो आप टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हो. फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक. For example, textbook. Okay. Done everyone? Yes sir, yes sir. चलो, तो आपका रेलेवेंस ऑफ द एविडेंस हो गया. उसके बाद नेक्स्ट क्या है? रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस. ओके, रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस. नाउ फोकस ओवर हियर. टेल मी, हमने ना ऐसे बेसिस से पढ़ा था, ऐसे बेसिस से पढ़ा था हमने सोर्स ऑफ एविडेंस. देखो देखो, इंटरनल एविडेंस, एक्सटर्नल एविडेंस. यस और नो सर? इंटरनल एविडेंस, एक्सटर्नल एविडेंस. टेल मी विच वन इज मोर रिलायबल? इंटरनल एविडेंस की ज्यादा रिलायबल होगा कि एक्सटर्नल एविडेंस? चलो एक धीरे धीरे जाते हैं. मुझे बताओ परचेस इनवॉइस कौन सा है, इंटरनल के एक्सटर्नल? अच्छा, ये ऊपर पूछ के आओ कि काम कितना टाइम चलेगा. ऊपर काम चल रहा है, किधर चल रहा है? ऊपर, इसके ऊपर ही चल रहा है काम. पूछ के आओ काम कितना टाइम चलेगा. बोलो लेक्चर चल रहा है,
आड़ा टेढ़ा बोलते तो मेरे को बोलो, मैं आता हूँ. ओके, नाउ टेल मी एवरीवन, परचेस इनवॉइस कौन सा एविडेंस है? एक्सटर्नल एविडेंस. ऑलराइट. सेल्स इनवॉइस कौन सा एविडेंस है? इंटरनल एविडेंस. ऑलराइट. बैंक स्टेटमेंट कौन सा एविडेंस है? बैंक स्टेटमेंट बाहर से आता है ना. हाँ, ऑलराइट. मशीन घुसा दे दिमाग में सीधा. ऑलराइट. ऑलराइट. सो बैंक स्टेटमेंट कौन सा है? एक्सटर्नल एविडेंस. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इंटरनल एविडेंस. सैलरी रजिस्टर, इंटरनल. स्टॉक रजिस्टर, इंटरनल एविडेंस. ऑलराइट. सप्लायर्स नोट, सप्लायर से नोट आया है, एक्सटर्नल एविडेंस. सप्लायर स्टेटमेंट, एक्सटर्नल. स्टेटमेंट डिटेल में स्टेटमेंट आता है ना. ऑलराइट. डेबिट नोट, हाँ. क्रेडिट नोट. एक मिनट से 11वीं में यार ये तो, अरे पर कौन किसको दे रहे हो तो पूछ ही नहीं रहे हो आप. अरे मैंने डेबिट नोट दिया, सामने वाले से क्रेडिट नोट आया, ये तो पूछ नहीं रहे हो. खाली डेबिट नोट कैश में क्रेडिट नोट से पता चल सकता है इंटरनल एक्सटर्नल. तुमने 11वीं पढ़ के आया ना. एक मिनट दो. मैं कहा सर वो तो बहुत टाइम पहले था, अभी तो कोई पूछता भी नहीं सब परचेज रिटर्न बिटर्न ये सब तो. और मैं क्या बोल रहे हैं, डेबिट नोट क्रेडिट नोट का कंसेप्ट पता है ना. हाँ. सो डेबिट नोट क्या हुआ, इंटरनल की एक्सटर्नल? पूछना पड़ेगा ना कि सर आपने दिया है कि सामने से आया है. अरे ऐसा पूछना पड़ेगा ना. हाँ तो हाँ तो ऐसे पूछो ना मेरे को. खाली डेबिट नोट बोला तो ऐसे कुछ भी बोल रहे, इंटरनल एक्सटर्नल, चलो चलो टॉस करते. अरे ओके, मैं बस मस्ती कर रहा था. इधर देखो, और डेबिट नोट पे तो केस स्टडी पे डिपेंड करेगा, देखना पड़ेगा कहां से किधर. ओके, मुझे बात बताओ, विच वन, कौन सा एविडेंस ज्यादा रिलायबल होगा, एक्सटर्नल की इंटरनल? एक्सटर्नल, बिकॉज एक्सटर्नल बाहर से आ रहा है, so it is difficult to manipulate that, whereas internal evidence can be easily manipulated. Yes or no sir? Yes sir. Written evidence more reliable कि oral evidence? All right. Tell me, इंक्वायरी ज्यादा रिलायबल है सवाल पूछना कि ऑब्जर्वेशन ज्यादा रिलायबल है? इंक्वायरी ज्यादा रिलायबल, इंक्वायरी से अच्छा एविडेंस मिलेगा कि ऑब्जर्वेशन से? ऑब्जर्वेशन से. यस और नो सर? क्यों? उसमें तो आप खुद देख रहे हो ना, खुद देख रहे हो ना. हाँ. ऑलराइट. लेकिन ऑब्जर्वेशन का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम, नहीं आपका बराबर है जवाब, बिकॉज डायरेक्ट एविडेंस इज ऑलवेज मोर रिलायबल देन इनडायरेक्ट. किसी के बारे में पूछना इज एन इनडायरेक्ट एविडेंस. ऑलराइट. और मैं अगर आपको देख रहा हूं तो दैट इज अ डायरेक्ट एविडेंस. ओके, नाउ लिसन टू मी. ऑब्जर्वेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? इस वक्त आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं. इस वक्त हम दोनों सिंसियर एंड सिविलाइज्ड बिहेव करेंगे. जब आपको कोई ना देख रहा हो, तब जो आपके मन में से जानवर बाहर निकलता है वो आप मुझे थोड़ी दिखाओगे. ऑब्जर्वेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ऑडिटर देखो ऐसे चुपके ऑब्जर्व नहीं करता है, वरना जेल में जाएगा. और तो ऐसे डायरेक्टली ऐसे सामने देख के ऑब्जर्व करता है. बट ऑब्जर्वेशन का प्रॉब्लम क्या है कि एम्प्लॉयज को पता है कि वो ऑब्जर्व हो रहे हैं. तो कैन आई से इट कैन बी अ मिसलीडिंग परफॉर्मेंस बाय द एम्प्लॉयज आल्सो. यस और नो सर? Yes or no sir? Yes sir. Alright, तो वो एक थोड़ा प्रॉब्लम होता है. Otherwise generally observation is more reliable than inquiry. Okay. Tell me everyone, अगर कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव है, कैसा है? Then can I say internal records can be more reliable? Yes or no sir? एक मिनट सर, वो लास्ट में क्या बोल दिया? एक तो तुम्हारे में यस नो बोल, बहुत ध्यान रखना पड़ता है भाई. अगर कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव है, और तो फिर कंपनी के अंदर से जो रिकॉर्ड जनरेट हो रहे हैं वो तब तो रिलायबल होंगे ना. ऑब्वियसली यस. तो बस आप सीख गए. इधर देखो, रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस एंड देयरफॉर ऑफ द ऑडिट एविडेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय. इधर देखो, अरे इंसान क्या चीज है. सोर्स ऑफ नेचर कंट्रोल्स द सर्कमस्टेंसेस. क्या बोला मैं? सोर्स ऑफ नेचर कंट्रोल्स द सर्कम. सोर्स ऑफ एविडेंस, एक्सटर्नल एविडेंस इज मोर रिलायबल देन इंटरनल एविडेंस. देन नेचर, रिटन एविडेंस इज मोर रिलायबल देन ओरल एविडेंस. Circumstances, direct evidence is more reliable than indirect evidence. Then controls, if internal controls are effective, then internal records can be considered as reliable.
ऑलराइट, सो सोर्स ऑफ नेचर कंट्रोल्स द सर्कमस्टेंसेस. मस्त 4 मार्क आ गया इधर. मैं लिखाएगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा बताएं. प्लीज एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस. क्या आएगा? प्लीज एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस. ऐसा पहले आता था, न्यू सिलेबस में थोड़ा और चटका मारते हैं. केस स्टडी ठीक है, ये वाला केस स्टडी में इसे डायरेक्ट एमसीक्यू में आ सकते हैं. ऐसा कुछ तो लाइन डाल देंगे. While recognizing that the exceptions may exist, there are certain generalizations about reliability. Generalizations about reliability. Generalizations about reliability. Generalizations about reliability. हम क्या पढ़ रहे हैं? जनरलाइजेशन. खुद का घर का वर्ड बनाया लोग ने. और जनरलाइजेशन अबाउट रिलायबिलिटी की जनरली यही चीजें कंसिडर होती है एज अ रिलायबल एविडेंस. Am I clear with this? Yes, sir. Please come to your notes, sir. Reliability means complete and accurate. Yo-yo. Generalizations about reliability. Generalizations about reliability. Write down source of nature controls the circumstances. Source of nature controls the circumstances. All right. Source of evidence. External evidence is more reliable than internal evidence. External evidence is more reliable than internal evidence. Nature. Written evidence is more reliable than oral evidence. Written evidence is more reliable than oral evidence. Controls. Boss, if the controls are highly effective, if the controls are highly effective, then internal records are reliable. If controls are highly effective, then internal records are reliable. Circumstances. Direct evidence is more reliable than
Indirect evidence. Direct evidence is more reliable than indirect evidence. That is why हम ये कहते हैं दोस्तों, your observation is more reliable than inquiry. I repeat, source of nature controls the circumstances. Source, external evidence is more reliable than internal evidence. Nature, written evidence is more reliable than oral evidence. Controls, if controls are highly effective, then internal records are reliable. Circumstances, direct evidence is more reliable than indirect evidence. I want a confirmation. Are you clear with this? Yes or no, sir? Yes, sir. All right. तो ये आपका पूरा किसके लिए हो गया? Appropriateness, quality. Quality means relevance and reliability. Relevance में ऐसा normally meaning logical connection, लेकिन 3-4 मार्क का पूछा अपने को तो डाल. D for direction of testing पे depend करेगा. A for assertion. एक assertion के लिए evidence मिला तो that is not a substitute for another assertion. All right. And second, evidence obtained from different sources may relate to the same assertion. All right. And then L, logical connection होना चाहिए किसके साथ? Purpose of the procedure and assertion being verified. Okay, reliability में generalizations about reliability. Source of nature controls the circumstance. Source of information, external evidence is more reliable than internal evidence. Nature of information, written evidence is more reliable than oral evidence. Controls, if internal controls are effective, then internal records will be reliable. And circumstances, direct evidence is more reliable than. Therefore, we say observation is more reliable than inquiry. Is everyone clear with this? Yes, sir. All right. और क्या है ये concept के अंदर एक एक करके लाओ. Type of evidence. Depending upon nature of information, nature. उसमें तो भाई visual evidence, oral evidence, documentary evidence, and source of information, internal evidence and external evidence. ये सब मैंने पढ़ा है. ये तो हो गया ऐसे बेसिक्स में. अब या तो ऐसे बेसिक्स में चीजें हैं या तो हमने नोट्स में लिख ली है. और इधर देखो तो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय द एंटिटी. H, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय द एंटिटी मींस इंटरनल एविडेंस. देखो फाइनेंस में पढ़ा था ना मैं, तो एक शांति क्या रहती है पता है? फाइनेंस का जो क्वेश्चन पेपर है ना, उसमें 4 मार्क या 5 मार्क के आंसर है. तो एकदम छोटे छोटे जो पैराग्राफ होते हैं ना, वो एग्जाम में एक्सपेक्टेड नहीं है. तुम्हारे यहां पे ना 3 मार्क के भी क्वेश्चन है. तुम्हारा पेपर देखोगे ना, ऑडिट का पेपर, तो 5 मार्क के क्वेश्चन है नहीं, 3 मार्क और 4 मार्क के. तो 3 मार्क में साला होता क्या है? छोटा पैराग्राफ मिलेगा ना 3 लाइन का, दैट कैन आल्सो बी योर एग्जामिनेशन क्वेश्चन. और ऐसा मानोगे नहीं, ये 3 मार्क के लिए है. बोलो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय द एंटिटी. सजेस्ट आंसर देखोगे तो एकदम 30 है. इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय द एंटिटी. जो इंटरनल इंफॉर्मेशन उनकी प्रोड्यूस होती है वो देखना पड़ता है ऑडिटर को वेदर इट इज सफिशिएंटली रिलायबल. उसके लिए ऑडिटर को किसका एविडेंस लगेगा? एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस. ऑलराइट. अरे रिलायबल बोला मतलब सीए ठोक ही देने का. कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी. ऑलराइट. देखना पड़ेगा वेदर इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंटली प्रिसाइज. प्रिसाइज का मतलब एक्यूरेट होता है. कहीं सा फेंकते रहे. और डिटेल मतलब कंप्लीट. वाह मजा आ गया, मजा आ गया. ओके. हम लोग एज एन ऑडिटर नॉर्मली क्या करते हैं पता है? वी ट्राई टू मैच यू विद टिंडर, इंटरनल एविडेंस एंड एक्सटर्नल एविडेंस. जितना हो सकता है उतना हम लोग वी ट्राई टू मैच इट. अगर एक्सटर्नल एविडेंस अवेलेबल नहीं है तो इंटरनली एक दूसरे के साथ क्या कर लेते हैं? कोरोबोरेट मींस रिलेट. डन एवरीवन? यस. बस ऐसे 1-2 लाइन खाली दिखानी थी, बाकी तो सब हमने ऐसे बेसिक्स में कर ही लिया है. पॉइंट नंबर 5, व्हाट इज दैट? Point number 5, what is that? Audit procedures, risk assessment procedure and further audit procedures. ऐसा कुछ पढ़ाई किया हमने? All right, but I can trust Pakistan but not you in the afternoon session. So everyone please come to essay basics concept number 5. I have trust issues in this period. 3 बज गए लेकिन सोना अभी बाकी. अरे हाँ चलो भाई, वो 4 बज गए के बाद पार्टी ना, 3 से 4 करके.
चलो चलो, ऐसे बेसिक कंसेप्ट नंबर 5, आर यू ओवर देयर? यस सर, यस सर. In that concept number 5, we discussed about audit procedures, risk assessment procedure. What is risk assessment procedure? Understand the entity and its environment. Evaluate the accounting system and related internal control to identify and assess wrong risk of material misstatement, whether due to fraud or error. एक बार ये रिस्क एनालिसिस हो गया, then auditor will design nature, timing and extent of further audit procedures. Further audit procedures are nothing but responses to the assessed risk. First we will identify the risk, then we will respond to the risk. And further audit procedures are divided into two: test of controls and substantive procedure. Test of controls may be verify the operating effectiveness of controls. And substantive procedure are divided into two parts: test of details and analytical procedure. Substantive analytical procedures. Done everyone? Yes sir. All right. तो ये हो गया आपका रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, ये दोनों को ऐसे बेसिस कंसेप्ट कर देते हैं. ऐसे बेसिस कंसेप्ट नंबर 5. ओके. 5.2 फॉलोइंग ऑडिट टेक्निक्स. अब ऑडिट टेक्निक्स है ना, ऑडिट प्रोसेस से थोड़ा अलग वर्ड है. ऑडिट टेक्निक्स. अभी यार, अगर ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस चाहिए तो अलग अलग टेक्निक यूज करना पड़ेगा. यस और नो सर? यस. अगर मैं आपको देख रहा हूं तो कौन सी टेक्निक है? ऑब्जर्वेशन. इंस्पेक्शन तो ये हुआ, देख, ये इंस्पेक्शन हो, मैं देख रहा हूं तो ऑब्जर्वेशन. ऑलराइट. फिर मैं कैलकुलेटर लेके वापस ऐसे कैलकुलेट कर दो, रिकैलकुलेशन. क्या करेंगे? रिकैलकुलेशन. ऑलराइट. नहीं, वैल्यूएशन में तो पूरा अमाउंट कैसे आया देखते हैं, रिकैलकुलेशन में खाली टोटलिंग देते हैं, टोटलिंग. और ऐसे एक काम करो, मैं थोड़ा ऑडिट टेक्निक्स आपको लिखा था, इधर आओ तो. Audit techniques to perform audit procedures. Audit techniques to perform audit procedures and obtain sufficient and appropriate audit evidence. Audit techniques to perform audit procedures and obtain sufficient and appropriate audit evidence. Zoom में सब लोग एक बार जवाब दो भाई. चलो, जिसका कैमरा ऑन है दैट इज फाइन. बाकी लोग जवाब दो, कुछ तो रिएक्शन दो. ऐसे यू नीड टू प्रूव दैट यू आर अलाइव. यस, ठीक है. चलो, राइट डाउन. रियोज एक्स इज रिया. कोई रिया है यहाँ पे? किधर है? ऑनलाइन. अच्छा, ऑनलाइन में तो है रिया. ओके. हाँ, ये रिया है. recalculation. R for recalculation. Leave one line and write. I for inspection. Leave one line and write. O for observation. Leave one line and write. X. बाहर वालों से कंफर्म करना, एक्सटर्नल कंफर्मेशन. एक्सटर्नल कंफर्मेशन. रिया. आर. ओके, अब तक तो वर्ड्स एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं. रिकैलकुलेशन, टोटलिंग, इंस्पेक्शन, चेकिंग, एग्जामिनेशन, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन. ये क्या है? री परफॉर्मेंस.
ये जो भी एम्प्लॉयज ने किया होता है ना, हम उनसे पूछ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अरे एम्प्लॉय मेरे को बताओ ना, ये यार ये तुमने पूरा ये डॉक्यूमेंट कैसे बनाया? फिर वो स्टार्ट टू एंड एक्सप्लेन करता है. फिर स्टार्ट टू एंड जैसे हम एम्प्लॉय ना हम वैसे बनाते हैं, चेक करने के लिए. वो नहीं कि पुलिस लोग नहीं कि क्रिमिनल्स को लेकर जाके क्राइम सीन को रिक्रिएट करते हैं. हाँ बस ऐसे ही तुमको याद रहेगा. तो ऐसा हम लोग भी एम्प्लॉयज को पूछते हैं कि ये डॉक्यूमेंट कैसे बनाया. फिर स्टार्ट टू एंड हमको प्रोसेस समझाता है. एंड वी प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट सेम ऐसे स्टार्ट टू एंड, जस्ट टू अंडरस्टैंड ऑलराइट कि ये कैसे डॉक्यूमेंट बना होगा पूरा. वो आएगा अभी सब इंग्लिश में अंदर मॉड्यूल में. री परफॉर्मेंस, देन आई फॉर इंक्वायरी. एक आई फॉर इंस्पेक्शन है, दूसरा आई फॉर इंक्वायरी. एंड देन लास्ट ए एनालिटिकल प्रोसीजर्स. कोई आइए A analytical procedures. I want a confirmation. Are you through with this? Yes sir. Yes sir. Okay. अभी थोड़ा अपने को इसका इंग्लिश मीनिंग देखना पड़ेगा. मस्त एमसीक्यू वाला कंटेंट है इसमें. Everyone over here. इंस्पेक्शन का मतलब क्या होगा? इधर देखो तो. पकड़ो. एग्जामिनिंग रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स. पर ऐसा हमेशा खाली रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स को चेक करना इंस्पेक्शन नहीं होता है. आप उधर जाओ, बिल्डिंग को टच करो, इन्वेंटर को टच करो, ये भी इंस्पेक्शन है. ऑलराइट. सो एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स. इधर देखो फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एन असेट. फिर रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स इंटरनल हो सकते हैं, एक्सटर्नल हो सकते हैं, पेपर फॉर्म में हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकते हैं. ओके. टेल मी एवरीवन, अगर आप इंस्पेक्शन करोगे तो कहने से आपको हमेशा 100% बेस्ट एविडेंस ही मिलेगा? यस और नो सर? नो, ऐसा जरूरी नहीं है. अगर एक्सटर्नल एविडेंस है तो इट इज मोर रिलायबल, वेयर इंटरनल एविडेंस कुड बी लेस रिलायबल. तो वही लोग वापस आपको याद दिला रहे हैं. मुंबई यूनिवर्सिटी इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ वेरिंग डिग्रीज ऑफ रिलायबिलिटी डिपेंडिंग अपॉन देयर सोर्स एंड कंट्रोल्स. वो तो अभी पढ़ा ना रिलायबिलिटी का. ऑब्जर्वेशन का मीनिंग देखो कितना घटिया लिखा है. कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट अ प्रोसेस और प्रोसीजर बीइंग परफॉर्म बाय अदर्स. लुकिंग एट अ प्रोसेस और प्रोसीजर बीइंग परफॉर्म बाय अदर्स. पर क्या है ना, इसमें अगर आपने कोई एग्जांपल नहीं लिखा ना तो बहुत घटिया मीनिंग लग रहा है. ऑलराइट, इधर देखो. हाँ, इधर नहीं. आई डोंट एग्जांपल. Observing the inventory count done by the employees. Okay. Observation consists of looking at a process or procedure being performed by others. Observation provides evidence about performance of a process or procedure, but it is limited to the point in time at which observation takes place. The biggest problem of observation is this, कि जब आप, बिकॉज एम्प्लॉयज को पता है दैट दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड. ऑलराइट. सीक्रेट कैमरा रख के ऑडिटर ऑब्जर्व नहीं करता है. इट इज अफेक्टेड बाय द फैक्ट दैट एक्ट ऑफ बीइंग ऑब्जर्व्ड में अफेक्ट हाउ द प्रोसेस इज बीइंग परफॉर्म्ड. एक्ट ऑफ बीइंग, अरे बोलो, एक्ट ऑफ बीइंग ऑब्जर्व्ड विल अफेक्ट हाउ द प्रोसेस इज बीइंग परफॉर्म्ड. इधर देखो, ऑब्जर्वेशन. आपको कुछ लिखना पड़ा ना उधर, तो फिर खाली लिखो ऑब्जर्वेशन. Observation means looking and verifying, looking. ऐसा हो जाएगा एग्जाम में फिर. Observation means looking at a process or procedure being performed by others. Observation का main problem क्या है कि observation is limited by this fact that it is limited to the point at which observation takes place. So इस वक्त मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मुझे एविडेंस मिला, बाहर गया आपने कुछ गलत कर दिया तो. Alright, so it is limited to the time at which observation takes place, and the biggest limitation is that observation is affected. Observation is affected by the fact that it is affected by the fact that employees are aware that they are being observed. Are you getting my point? Yes, sir. External confirmation. इसके बारे में बहुत बड़ी बातें होंगी, because इसके ऊपर एक पूरा अलग ऐसे है, तो उसके बारे में उधर पढ़ाऊंगा. Recalculation means, अरे भाई वैल्यूएशन मत बोलने का, क्या बोलेगा भाई, खाली ऐसे टोटलिंग.
मैथमेटिकल एक्यूरेसी, ऑनलाइन बोलते या तो मैन्युअली कर सकते हो या तो इलेक्ट्रॉनिकली। हाँ तो वो तो पता ही है, मैन्युअली कौन करता है अभी। ओके, रीपरफॉर्मेंस, मस्त बच्चे जब अंदर कुछ हेडिंग टाइटल कंटेंट पढ़ के नहीं आते तो बहुत मजा आता है। ऑडिटर विल परफॉर्म अगेन whatever has been performed by the employees. Auditor will do it again. Re-performance involves, मेरे को ना कभी कोई ऐसा बहुत बड़ा स्टैंड अप शो कपिल शर्मा ये सब देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं खाली बच्चों की सर्टिफाइड कॉपीज देख लेता हूँ, बस पूरा कॉमेडी उधर ही है। Re-performance involves auditors independent execution of procedures that were originally performed by the entity. One more time, क्या बोला है? Auditors, अरे बोलो, ऑडिटर्स इंडिपेंडेंट एग्जाम, मतलब ऑडिटर ऑन हिज ओन विल परफॉर्म अगेन, और ऑडिटर्स इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसीजर्स दैट आर ओरिजिनली परफॉर्म्ड बाय द एंटिटी। एम आई क्लियर विद दिस? यस सर। एनालिटिकल प्रोसीजर्स का मैंने आपको देसी मीनिंग पहले दिया हुआ है। एनालिटिकल, अरे ये तो मैं भूल ही गया, मैं तो कैमरा ओह बहुत घटिया दिख, खाली पेट दिख रहा है इनको। ओके यस, वैसे चेहरे में मेरे कुछ देखने ऐसा है तो नहीं। मैं बताओ एनालिटिकल प्रोसीजर का मैंने एक तो घटिया मीनिंग पहले दिया हुआ है आपको, एकदम ऐसा देसी। रेशियो, कंपैरिजन, ट्रेंड एनालिसिस, बट वो चलेगा नहीं, वो तभी खाली समझाने के लिए बोला था। एनालिटिकल प्रोसीजर का चाहिए एकदम टेक्निकल मीनिंग। कौन सा मीनिंग? टेक्निकल। पर उसका अभी टेंशन मत लो, यहाँ पे लिख दो ऐसे 520, उधर राइटिंग प्रैक्टिस भी होने वाला है, एग्जाम्पल्स भी आने वाले हैं। अभी खाली वो गरीब वाला याद रखो, रेशियो, कंपैरिजन, ट्रेंड एनालिसिस। ऑलराइट, इंक्वायरी, इंक्वायरी मींस पूछो जरा पूछो। इंक्वायरी कंसिस्ट ऑफ, देखो आप सोचो, मैं क्या बोलता पता है, डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं ना, डिफिकल्ट वर्ड्स, उसका मीनिंग हम लिख सकते हैं, बिकॉज डिफिकल्ट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल। जैसे कोरोबोरेट बोला तो रिलेट, परसुएसिव बोला तो कन्विंसिंग, मेजर ने वो परवेसिव है, परसुएसिव बोला तो कन्विंसिंग। डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं उसका मीनिंग लिखने को अपने को आता है, सिंपल वर्ड्स का कैसे मीनिंग लिखने का? इंक्वायरी को क्या डिफिकल्ट बना के लिखो? तो इसलिए ना फट जाएगी। अभी तुमको ऐसा लगता है खाली इंक्वायरी पे 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, वो इसमें लिखो क्या? इंक्वायरी मीन्स आस्किंग क्वेश्चन गेटिंग द आंसर, आस्किंग, ऐसा करोगे क्या? नहीं ना, ओके। सो यू नो हियर इंक्वायरी कंसिस्ट ऑफ सीकिंग, एक ट्रिगर, कुछ तो लाइन होना चाहिए आपके पास, सीकिंग इंफॉर्मेशन। ओके, इंफॉर्मेशन कहां से लोगे? अरे यार जो मिला उससे विद इन द एंटिटी और आउटसाइड द एंटिटी। पंचायत अपना फेवरेट टाइम पास है। पर सुनो, खाली इंक्वायरी से कुछ नहीं होता, इंक्वायरी के साथ साथ दूसरी प्रोसीजर भी करनी, अंडरलाइन क्या, अंडरलाइन क्या सर? हाँ, इंक्वायरी के साथ साथ दूसरी प्रोसीजर भी करनी पड़ती है। ऑलराइट, जैसे अगर मैंने आपको क्वेश्चंस पूछूं फिर आपका होमवर्क भी चेक करूं तो कुछ मतलब है ना। इंक्वायरी इन एडिशन टू अदर ऑडिट प्रोसीजर्स नॉर्मली विल गिव यू द एविडेंस। इंक्वायरी मतलब हमेशा जब इंक्वायरी वर्ड आता है ना, इंक्वायरी, तो लोगों को ये लगता है कि ये ओरल एविडेंस आएगा। कौन सा एविडेंस? वेयरएज इंक्वायरी में एक्चुअली लिखा हुआ एविडेंस भी आता है काफी बार। इंक्वायरी में रिटन इंक्वायरीज भी होता है। कौन सा इंक्वायरीज? ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ओरल इंक्वायरीज ही हो। ऑलराइट, सो एवरीवन ओवर हियर, इंक्वायरी में रेंज फ्रॉम फॉर्मल रिटन इंक्वायरीज टू इनफॉर्मल ओरल इंक्वायरीज। या तो फॉर्मली ईमेल पे क्वेश्चनर भेज सकते हो, फॉर्मली या तो ईमेल पे क्वेश्चनर भेज सकते हो, ऑलराइट, या तो इनफॉर्मली चेयर लेके बाजू में चले जाने का। इंक्वायरी से क्या आएगा? जवाब, रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरी। फिर आप लोग भी तो प्रैक्टिकल लाइफ में सब नहीं करते, एक ही चीज अपने 3 दोस्त को पूछते हो, तीनों से अलग अलग जवाब आया, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो कहते हैं रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरी। कुछ नहीं, रोज शाम को बिल्डिंग में नीचे उतर जाओ, खाली आंटी लोगों देखो बात करते हुए, पूरा प्रोसीजर समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरीज, रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरीज। आंटी लोग को जब रिस्पॉन्स मिलता है तो कुछ ऐसी बातें पता चलती है जो पहले नहीं पता थी, फिर वो बन जाता है हॉट इंफॉर्मेशन पूरे बिल्डिंग में। रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरीज में प्रोवाइड ऑडिटर विद इंफॉर्मेशन विच वाज नॉट प्रीवियसली पोसेस्ड। या तो रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरी से ऐसा इंफॉर्मेशन आ सकता है
जो शायद दूसरे इंफॉर्मेशन से डिफरेंट हो। मैनेजमेंट ने एक्स फिगर बोला है, दो स्टैट्यूटरी गवर्नेंस ने वाई फिगर बोला है। ऑलराइट, तो मजा आ गया अभी दोनों के बीच में झगड़ा लगाने का। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूं, 3 मार्क का क्वेश्चन सिर्फ किसके ऊपर आ सकता है? तो अभी वापस वन मोर टाइम, हर एक टेक्निक का एक एक कुछ दो लाइन कुछ तो होना चाहिए अपने पास। बोलो, इंस्पेक्शन में कौन सा लाइन है? टेक्स्ट बुक में नहीं देखना है, ऊपर देख। इंस्पेक्शन बोला बेटा, इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन बोल रहा हूं मैं, इंफॉर्मेशन। हाँ, एग्जामिनिंग रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स और फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एन असेट। तो कुछ तो होना चाहिए। आ जाओ नोट्स पे आ जाओ, इसलिए एक लाइन छोड़ा था जो। मैं तो अभी डिक्टेट करेगा खाली, मेरा हो गया आज का लिख के। इंस्पेक्शन में लिखो, examining documents, examining documents or physical examination of asset, or physical examination of asset। ये समझा? ये इंस्पेक्शन है जो मैं कर रहा हूं। ऑलराइट, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। अच्छा, आपको पहले रिकैलकुलेशन लिखा है ना मैंने? हाँ, चलो रिकैलकुलेशन लिख दो, रिकैलकुलेशन लिख दो। चेकिंग मैथमेटिकल एक्यूरेसी, चेकिंग मैथमेटिकल एक्यूरेसी मैन्युअली और इलेक्ट्रॉनिकली। चेकिंग मैथमेटिकल एक्यूरेसी मैन्युअली और इलेक्ट्रॉनिकली। ओके, नेक्स्ट क्या है अपना? ऑब्जर्वेशन। राइट नाउ, लुकिंग एट अ प्रोसेस बीइंग परफॉर्म्ड बाय अदर्स। looking at a process being performed by others। Okay, looking at a process being performed by others, dash के लिखो, limited at the point of time in which observation takes place, limited at the point of time when observation takes place, limited at the point of time when observation takes place। ऐसा कुछ होना तो चाहिए ना। ऑलराइट, एक्सटर्नल कंफर्मेशन वो ऐसे 505, वो तभी लिखाऊंगा मैं। देन इंक्वायरी, रीपरफॉर्मेंस। हाँ, अच्छा, मैं ऐसा कोड वर्ड वैसे याद नहीं रखता। रीपरफॉर्मेंस, राइट। ऑडिटर्स इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन, ऑडिटर्स इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन of procedures, auditors independent execution of procedures that were originally performed, that were originally performed, that were originally performed by the entity, by the entity, auditors independent execution of procedures that were originally performed by the entity। Next, inquiry, right now, seeking information, full stop, खाली मेन वर्ड लिखा रहा हूं, full stop। Formal written inquiries, full stop।
informal oral inquiries, informal oral inquiries, full stop. Evaluating responses, evaluating responses, evaluating responses. All right, next क्या है? Analytical procedures. Write down their SA 520. Analytical procedures. Write down their SA 520. Are you through with this? Yes sir. एक बार वापस नोट्स को खाली घुमा लो भाई. तो मतलब ये ऐसे जो अब तक हुआ है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है, ये ऐसे जो अब तक हुआ है, नोट्स को घुमा लो. उसमें सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? ऐसे बेसिक्स. नोट्स बोल रहे थे टेक्स्ट बुक कर रहे हैं, अरे नोट्स में हाँ नोट्स में ऐसे बेसिक्स. पहले क्या आना चाहिए आपको? मैंने बोला ना ऐसे 500 में सबसे पहले क्या आना चाहिए? वेरी गुड. हाँ ऐसे बेसिक्स. ऑलराइट ओके, मैं ये घुमा रहा हूं ना उसमें. तो टेल मी 1.1 से लेके 1.6 तो ऐसे बेसिक्स में कवर हो गया था. अभी टेक्स्ट बुक मार्किंग कर दो. अभी टेक्स्ट बुक का जो शीट है ना, तो मार्किंग कर दो 1.1 to 1.6 ऐसे बेसिक्स. पता तो होना चाहिए कितना कहां से करना है भाई. 1.7 नहीं पढ़ा है. पॉइंट नंबर 2, सफिशिएंसी ऑफ एविडेंस. सफिशिएंसी ऑफ एविडेंस वहां पे लिख दो नॉट सा. चैप्टर 4 नोट्स ऐसा लिखना. ओके appropriateness of evidence नॉट सा. चाहे वो फिर रेलेवेंस हो या रिलायबिलिटी हो, एवरीथिंग नॉट सा. टाइप ऑफ एविडेंस ऐसे बेसिक्स. 5.1 पूरा. 5.1 रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स. ऐसे बेसिक्स कंसेप्ट नंबर 5 लिखा है. राइट डाउन ऐसे बेसिक्स कंसेप्ट नंबर 5. सब पता होना चाहिए भाई, वरना लास्ट में 2-2, 3-3 बार पढ़ लोगे तो तकलीफ हो जाएगा. अब 2-2, 3 बार एक ही डॉक्यूमेंट से बड़ा प्रॉब्लम नहीं, अलग अलग जगह से पढ़ते नहीं है प्रॉब्लम. ऑडिट टेक्निक्स नोट्स प्लस रीड वंस. ऑडिट टेक्निक्स 5.2 ऑडिट टेक्निक्स नोट्स प्लस रीड वंस. नोट्स प्लस रीड वंस. नोट्स प्लस रीड वंस. डन एवरीवन? यस सर. ऑल राइट. ये पॉइंट नंबर 7 देखो. सिलेक्टिंग आइटम्स फॉर टेस्टिंग टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस. चलो रिलैक्स, इधर देखने को बात बताऊं. जब अपने को ऑडिट एविडेंस चाहिए तो या तो कोई लेजर हम लोग 100% वेरीफाई करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निकला तो, या तो वी में टेक अ सैंपल. ऑलराइट, जैसे 100 में से 20, 30 ऐसा. या तो ऐसा हो सकता है चुन चुन के हम एक आइटम ऐसे पकड़ रहे, चुन के. सिलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम्स. सर ऐसा सिलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम्स, जैसे पूरा लेजर है अपने पास, एक ही ट्रांजैक्शन उठाया, बहुत ही अनयूजुअल लग रहा था. मतलब मेरा इंटेंशन ये नहीं कि इस पे से पूरा सैंपल वेरीफाई करो, ऐसा नहीं, या पूरा लेजर वेरीफाई करो, नहीं. एक ही उठाया. जैसे कोई प्रोफेसर होता है ना, 3-4 बच्चों को पूछ लेते हैं तो पूरे बैच की फट जाती है. कोई प्रोफेसर का रूल होता है एक लेक्चर में एक ही बच्चे को बजाने का. ऑलराइट, चुन के बस एक पकड़ा, बजाया, खत्म. नेक्स्ट लेक्चर वापस एक आए. ऑलराइट, सो सिलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम्स. या तो 4-5 बच्चों को पूछा सैंपल, या तो फिर 100% वेरीफाई कर लिया. ऑलराइट, सो एवरीवन ओवर हियर, जब आप टेस्ट परफॉर्म करते हो, कहना ऐसे ऑडिटर 2 तरह की टेस्ट करता है, एक तो ब्लड टेस्ट और दूसरा कौन सी टेस्ट करता है ऑडिटर? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड, अरे एनालिटिकल प्रोसीजर ठीक है, वो टेस्ट ऑफ डिटेल्स. टेस्ट बोला ना, कौन सी टेस्ट करता है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ डिटेल्स. तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स करते वक्त मैं क्या बोल रहे हैं,
एनालिटिकल प्रोसीजर में थोड़ी तुम सैंपल पे निकालोगे रेशियो कि आधा जीपी और डिवाइड बाय आधा सेल्स, ऐसा नहीं। तो भी रेशियो तो वही रहेगा ना। और तो मैं क्या बोल रहा हूं, हम लोग को सैंपल, कौन सा पल, सैंपल की जरूरत कब पड़ती है, जब हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स करते हैं। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम या तो 100% वेरीफाई कर लेंगे, या तो स्पेसिफिक आइटम सिलेक्ट करेंगे, या तो सैंपल ले लेंगे, या तो इसका वन और मोर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, वन और मोर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। Am I clear with this? Yes sir, yes sir. Okay. Everyone over here, इसका मुझे नोट चाहिए। Selecting items for testing to obtain audit evidence. I need a note for this. I need a note for this. Means of selecting items. For test of controls and test of details. Means of selecting items for test of controls and test of details. थ्री ऑप्शंस और कॉम्बिनेशन ऑफ, इसमें से कोई दो का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। सिलेक्टिंग ऑल आइटम्स, या तो फिर ऑडिट सैंपल। ये ऑडिट सैंपल कैसे होता है ना, इसके ऊपर पूरा एक ऐसे मस्त डिस्कशन है। चैप्टर 4 ही सबसे लेंदी चैप्टर है। आपको पता है चैप्टर 4 एंड चैप्टर 6 का कंबाइंड वेटेज 16 मार्क्स है। उसमें चैप्टर 4 का 12 मार्क का है, चैप्टर 6 तो एकदम छोटा है, एक 4 मार्क का क्वेश्चन आया तो आया ऐसे। तो चैप्टर 4 में जितना भी कर रहे हो 12 मार्क्स तो पक्के है, और स्कोरिंग भी है, मतलब क्लियर पॉइंट्स है कि इसके अंदर ये लिखना है। ऐसा इतना क्लियर चैप्टर कोई दूसरा नहीं है। ऑलराइट, सिलेक्टिंग ऑल आइटम्स 100% वेरिफिकेशन, या सिलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम्स। तो ऑडिट सैंपल ऐसे 530, ऑडिट सैंपल आगे जाके आएगा ऐसे 530, यही चैप्टर में आएगा, डोंट वरी। आर यू क्लियर विद दिस? यस ओके। ये नोट क्या देखा ना, ऑडिटर हैज टू कंक्लूड whether sufficient and appropriate audit evidence has been obtained to reduce his weight, to reduce audit risk to an acceptably low level। ये क्या बार बार ऐसा ऑडिट रिस्क वर्ड आता है, उसका मतलब क्या होता है? रिस्क ऑफ एक्सप्रेसिंग रॉन्ग ओपिनियन। क्या होता है? सच्ची बताओ, एक्चुअली ऑडिट रिस्क 40 मिनट का डिस्कशन है, वो चैप्टर 3 में आने वाला है। पूरा मस्त नोट चार्ट सब आएगा। इस वक्त शॉर्ट में खाली याद रखने के लिए, ऑडिट रिस्क का मतलब है रिस्क ऑफ एक्सप्रेसिंग रॉन्ग ओपिनियन। ओके, तो टेल मी, हम लोग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्यों लेते हैं? इधर देखो, हम लोग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्यों लेते हैं? टू रिड्यूस अवर ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। रिस्क कैन नेवर बी जीरो एंड देयरबाय एनेबल द ऑडिटर टू ड्रॉ। अपने को क्या ड्रॉ करना है? अपने को क्या ड्रॉ करना है? रीजनेबल कंक्लूजन। लिमिटेड कंक्लूजन की रीजनेबल कंक्लूजन? बिकॉज ऑडिटिंग इज अ रीजनेबल अश्योरेंस। ओके, इधर देखो तो, इफ एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम वन सोर्स इज इनकंसिस्टेंट। एवरीवन प्लीज कम टू ऐसे बेसिस कंसेप्ट नंबर 6। आवा कंसेप्ट नंबर 6 में आवा। आगे सब लोग? ऑलराइट, बोलो। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस अवेलेबल। एविडेंसेस, अगर एविडेंसेस तो क्या लिखा है आगे आपने? टैली नहीं, वो आ जाओ, वेरी गुड, वेरी, उसका मीनिंग था बेटो। उसके आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है? हाँ, परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स। देन बराबर है, बराबर है, बराबर है। इधर देखो, इधर देखो, अगर एविडेंसेस इनकंसिस्टेंट ऑब्टेन फ्रॉम अनदर, या ऑडिटर को डाउट आ गया ओवर रिलायबिलिटी, तो आगे वही आएगा यार। इधर देखो,
Auditor shall determine what modifications or additions to audit procedures are necessary. ऐसा कुछ भी सस्पिशियस आता है ना तो यही आएगा, परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स, ओके, एज आर नेसेसरी इन द सर्कमस्टेंसेस. एंड जो भी वो मैटर होगा उसका वी विल कंसीडर द इफेक्ट. देखो ना, हमने पूरा चार्ट लिखा, इसका मतलब उसका हमने इफेक्ट कंसीडर किया. किसके ऊपर कंसीडर किया? हमारे ओपिनियन के ऊपर, मतलब हमारा ऑडिट के ऊपर. ऑलराइट, कंसीडर द इफेक्ट ऑन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट. आर यू क्लियर विद दिस? ये लैंग्वेज ऐसे बेसिक से आता है. कैसा लगेगा आपको अगर मैं बोलूं कि ये 2 लाइन लिखने का 2 मार्क है? ऑलराइट, अच्छा लगेगा? इससे कुछ तकलीफ फिर ये भी है कि ये 2 नहीं लिखा तो प्रॉब्लम हो जाता है. इसलिए आप मेरा ऐसे बेसिक्स याद रखोगे ना तो 0 लाने का तो चांस ही नहीं है. कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा. उसके आगे आप तो ठीक है, फिर उतना ही पढ़ के चले जाते हैं. नहीं, फिर अपने को देखना पड़ेगा आप अलग अलग चैप्टर में कितना डेप्थ में गए हो. ऑलराइट, सो इफ एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम वन सोर्सेस inconsistent with evidence obtained from another source, yeah, you have a doubt over the reliability, then please perform additional audit procedure and consider the effect, if any, on other aspects of audit. Am I clear with this? Yes sir, yes sir, yes sir. चलो भाई, तो ये भी आपका डिस्कशन हो गया. मैं तो लिख देता इधर कि ये तो हमने ऐसे बेसिक्स कंसेप्ट नंबर 6 में किया है, ताकि फिर याद आए. सोचो, आज फरवरी है, क्या ये इंडिपेंडेंस डे के दिन आपको याद आएगा? 15 अगस्त, व्हेन यू विल बी वेरी नियर टू योर एग्जाम्स, तब याद आना जरूरी है ना. और तो आप ऐसा सोचो ना कि आज वो अटेम्प्ट का दिन है, तो भी याद आएगा कि तो अपने आप आपका हाथ चलने लगेगा कि चल भाई और थोड़ा नोट्स लिख लेते हैं, और थोड़ा नोट्स लिख लेते हैं, थोड़ा मार्किंग दे देते हैं. अभी कुछ ऐसे बैठे रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं. ये तो 3-4 अटेम्प्ट तक बुक हो चुके हो लोग. ऑलराइट, अगर आपको ऐसा थोड़ा इग्नोरेंट एटीट्यूड रखना है, मतलब 2-3 जन को बोल रहा हूं, तो आपको बल्क में एडमिशन लेना चाहिए कि 4 अटेम्प्ट का बोल कितना, ऐसा 1 अटेम्प्ट डिस्काउंट तो मिलेगा ऐसा. ओके, एवरीवन ओवर हियर, इधर देखो, यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट. ओके, अब देखो, इधर देखो, ये क्या है मैनेजमेंट एक्सपर्ट? अरे टेल मी एवरीवन, कैन आई से एज एन ऑडिटर, अगर मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बोला था, ये अगर मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं, अगर मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं, तो आर्किटेक्ट किसी का काम तो यूज करेगा ना मैं. ऑलराइट, तो वो कौन हो गया? मैनेजमेंट का एक्सपर्ट. मैनेजमेंट ने अपॉइंट किया होगा ना कोई इंजीनियर आर्किटेक्ट को, यस और नो सर? यस. तो क्या हो गया? मैनेजमेंट का एक्सपर्ट, मैं उसका काम यूज कर रहा हूं. ऑलराइट, सो लुक एट दिस. When information to be used as audit evidence, hey hello, when you are using the work performed by others, you cannot blindly trust them. You have to exercise some reasonable skill, care and caution. You cannot blindly trust them. You have to ask them some questions. Okay, when information to be used as audit evidence has been prepared using the work of a management expert, tell me, मैं कितना एफर्ट लूंगा ये वाले आर्किटेक्ट के साथ, कितना टाइम स्पेंड करूंगा उसके साथ, कितने सवाल पूछूंगा उसको. ऑल ऑफ दिस विल डिपेंड अपॉन विच फैक्टर्स. घाई मत करो, क्वेश्चन समझो पहले. तुम क्या करोगे वो नहीं पूछ रहे हो लोग, तुम जो करोगे वो कौन से बेसिस पे करोगे. ऑलराइट, तो टेल मी, अगर मैटर बहुत ही ज्यादा रिस्की है या कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा अगर बाइजूस के ऊपर 45 लीगल केसेस चल रहे हैं, तो वो 45 लीगल केसेस को लेकर अगर मैं एक लॉयर अपॉइंट कर रहा हूं, then in that case can I say I'll have to spend more time with that lawyer? Yes or no sir? Yes sir, yes sir, yes sir. So it all depends upon, मैं बताऊं 95% ऑफ आंसर में ये पॉइंट दिखेगा आपको, बिकॉज पूरा ऑडिट इसके ऊपर डिपेंडेंट है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेक में. ऑलराइट, देन मैटर कितना कॉम्प्लेक्स है, मैटर कितना कॉम्प्लेक्स है. मैंने आर्किटेक्ट को बुलाया, बोला आर्किटेक्ट ये क्या कर रहे, तू बर्तन क्यों धो रहा है? एक्चुअली आज कोई आया नहीं ना मेड वगैरह से, तो कंपनी के बर्तन धोएगा? हाँ, मेरे को तो इसके लिए रखा है. तो आर्किटेक्ट कौन है? वो मैं ही हूं. तो नहीं, अगर आर्किटेक्ट वाला काम नहीं कर रहा है और बर्तन धो रहा है,
तो तुम्हारे लिए रेलेवेंट है क्या? नहीं, तुम तो डर जाओगे ना. यू मे अपॉइंट समवन एल्स, यस और नो सर. तो एक्सपर्ट जो काम कर रहा है ना, उसका नसो देखना पड़ता है अपने को. नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्ट है कि भाई साहब ये काम क्या कर रहा है, वो पर मेरे लिए रेलेवेंट है कि नहीं है. अरे आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस. मेरी बात बताओ सर, इसमें तो इतने सारे कुछ बच्चे ना इतने पॉइंट्स देख के ना पागल हो जाते हैं, कंगन तोड़ना चालू कर देते हैं कि हाय हाय मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया. तो मुझे एक बात बताओ, मैं भूल गया, मैं रिकॉर्डिंग कर. ऑलराइट, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा आंसर ज्यादा से ज्यादा 3 मार्क है, 4 मार्क का है. तुमको बोला मैं सारा बाइट करने के लिए, नहीं ना, तो क्यों कंगन तोड़ते हो? ऑलराइट, सो एवरीवन ओवर हियर 3-4 पॉइंट ही थोड़े याद रखने हैं. मैनेजमेंट का एक्सपर्ट, कुछ भी तोड़ने की जरूरत नहीं, कुछ भी तोड़ने की जरूरत नहीं. मैनेजमेंट एक्सपर्ट, तू पढ़ ले वरना ऐसे तेरे को तोड़ेगा. इज एम्प्लॉयड बाय द एंटिटी और इट इज अ पार्टी एंगेज बाय. सुनो भाई, एक्सपर्ट जो है वो इंटरनल एम्प्लॉय है कि बाहर से अपॉइंट किया, वो मैटर करता है. बिकॉज अगर आर्किटेक्ट उनका एम्प्लॉय है तो वो तो सीएफओ के पीछे पीछे भागेगा ना, लेकिन अगर आर्किटेक्ट एक्सटर्नल पर्सन है तो एक्सटर्नल पर्सन का खुद का थोड़ा तो इंडिपेंडेंस होगा. यस और नो सर? यस सर, यस सर. और बाकी ये तो मैटर्स इन एवरी फील्ड. ऑडिटर्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस मैटर्स इन ऑल द फील्ड. कोई भी फील्ड में कॉम्पिटेंस, एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस. तो मुझे एक बात बताओ, एक 3-4 पॉइंट तो रीजनेबली लिख सकते हैं, सब कुछ बात करने की जरूरत वैसे भी नहीं है. मैं बोल रहा हूं आंसर के पीछे मत भागो, क्वेश्चन के पीछे भागो, आंसर अपने आप आएगा. मुझे एक बात बताओ, ये पॉइंट 1 तो ठीक है, क्वेश्चन समझ में आएगा वापस देखो. व्हेन इंफॉर्मेशन, ऐसे सोचो हाथ रख के ऐसे कि खाली ये क्वेश्चन आया तो मतलब ऐसा आंसर क्लिक होगा क्या? व्हेन इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग द वर्क ऑफ the nature, timing and extent of procedures may be affected by such matters. मतलब ये लोग क्या बोल रहे हैं, जरा लिखो तो इधर 1 मिनट. Auditors coordination with the expert will depend upon these factors. ये सारे के सारे आपके रिलेशनशिप में भी फैक्टर बैठते हैं. आप कितना एफर्ट लोगे एक रिलेशन में डिपेंड्स अपॉन मैटर कितना कॉम्प्लेक्स है. टॉक्सिक रिलेशन में ज्यादा एफर्ट लेना पड़ता है, रोज के 10 स्क्रीनशॉट दिखाने पड़ते हैं. देन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उसके धोखा देने के कितने चांस हैं. ऑलराइट, छोड़ो आगे का नहीं बोलना है कुछ. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट पास्ट एक्सपीरियंस. एवरीवन ओवर हियर. एक और पॉइंट है, इधर देखो तो. हाँ ये रहा, मैं वही देख रहा. अगर मैनेजमेंट का एक्सपर्ट आर्किटेक्ट, इधर देखो, आर्किटेक्ट ने आपको बना के दे दिया क्या? परसेंटेज कंप्लीशन का सर्टिफिकेट. क्या बना के दे दिया? परसेंटेज कंप्लीशन का सर्टिफिकेट. तो वैसे उस सर्टिफिकेट का जेरॉक्स लेकर आप रख दोगे यस और नो सर? नहीं भाई, थोड़ा देखने का सब जरा है. और जरा एक्सपर्ट को बुला लेंगे, इधर आओ, डिग्री है दिखाओ तो. कंपिटेंस, कैपेबिलिटीज एंड ऑब्जेक्टिव. चलो डिग्री है, अच्छी डिग्री है उसके पास, वेरी एक्सपीरियंस्ड. खाली ये कंपनी में 12% शेयर है उसके. अगर ये कंपनी में उसी के 12% शेयर्स है तो विल यू ट्रस्ट दैट पर्सन? हमेशा किसी का भी काम यूज कर रहे हो ना, उसका सीसीओ देख लेने का. क्या देख लेने का? सीसीओ, कंपिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी. ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? अनबायस्ड, पार्शियलिटी करने का नहीं. समझो कि एक्सपर्ट एकदम ही एथिकल है, जबरदस्त क्वालिफाइड है, जबरदस्त एक्सपीरियंस है, फिर भी उसके काम का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ले लो. काम कैसे किया है? ChatGPT, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क. फिर देखना पड़ेगा वेदर उसका काम अप्रोप्रिएट है कि नहीं. सच्ची बताओ, ये प्रैक्टिकल लाइफ में देखना बहुत डिफिकल्ट है. मैं थोड़ी आर्किटेक्ट है, मैं कैसे देखो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है. एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल अगर डाउट लगा तो हम सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं. ओके, बाकी दिस इज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली इन प्रैक्टिकल लाइफ. एवरीवन ओवर हियर, थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस करो मेरे साथ, सोच समझ के. बस ये ऐसे खत्म हो रहा है दोस्तों, खत्म हो रहा है.
यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। ये वाला इससे आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा होगा। क्यों नहीं लगा? बिकॉज काफी सारे कंसेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं, एकदम नया नहीं लगा ना कुछ। नेक्स्ट ऐसे ऑनवर्ड्स वापस सब नया लगना चालू हो जाएगा। यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। ओके, आर्किटेक्ट, इंजीनियर वगैरह से, बिकॉज जो मस्त मस्त कंसेप्ट थे, इंटरनल एविडेंस, एक्सटर्नल एविडेंस, वो सब तो पहले हो गए थे। और आज तो इसका रेसिडुअल पार्ट कर रहे थे हम लोग। यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। Auditor shall evaluate the following. क्या खा रहा था? क्या खा रहा था? अच्छा हाँ, बाकी नॉर्मल है ना। Auditor shall evaluate the following. मैं तो जब से IT वाले बाबा का वीडियो देख रहा हूँ। Evaluate the following. Write down. Kuah. Kuah. Competence, capability, and objectivity. CCO. Competence, capability, and objectivity. अच्छा, competence, capability, objectivity of the expert, हाँ? You for समझ लो जरा उसको दोस्तों। Understanding the work performed by expert. A for appropriateness of the work performed by expert. Zoom में अटेंडेंस लगाओ। ए ढोकला लो। सो गए सो गए सो गए। चंदा है तुम, मेरा सूरज है तुम। ओके, C for competence, capability, and objectivity. U for understanding the work performed by expert, and A for appropriateness of the work performed by expert. ये जोर जोर से तुम दंगे की तरह आंसर बोल रहे हो, लेकिन क्वेश्चन ध्यान में रखना। और लड़की समझो, सुनो, ये मैंने ऐसा लिख दिया हेडिंग, मतलब मेन क्या है पता है? क्वेश्चन में क्या होगा? कोई केस स्टडी होगा जहां पे एक्सपर्ट ने काम किया होगा, आपको बोलेंगे कैन यू रिलाई अपॉन सच एक्सपर्ट, ऐसा लास्ट में लाइन होगा। फिर हम बोलेंगे सुनो सुनो, ऑडिटर शैल इवैल्यूएट द फॉलोइंग बिफोर ही रिलाइज अपॉन द एक्सपर्ट। ऐसा तो आंसर तो ठीक है, वरना उधर कुआं कुआं हो जाएगा। राइट डाउन। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। When using the work of expert. Shall depend upon following factors. Nature, timing, extent of audit procedures when using the work of experts shall depend upon following factors. Oh, great. Okay. अरे बाप रे. Shall depend upon following factors. What are those factors? कॉमन सेंस से बात करो तो, अच्छा इधर एक लाइन छोड़ के जरा लिखना। Past experience with such expert.
कि ये एक्सपर्ट के साथ पहले आपने काम किया है क्या, देन इन दैट केस ये साल आपको थोड़ा इजी हो जाता है व्हेन यू हैव द पास्ट एक्सपीरियंस। देन ये तो होगा ही होगा, इसके बगैर तो लाइफ कंप्लीट ही नहीं है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, देन मैटर का नेचर क्या है, मैटर हुआ क्या है भाई, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, मैटर का नेचर क्या है, हुआ क्या है भाई, व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी। ऑलराइट, एंड वेदर दैट एक्सपर्ट is an internal expert who is employed or external expert engaged. Internal expert employed or external expert engaged. इंटरनल एक्सपर्ट एम्प्लॉयड और एक्सटर्नल एक्सपर्ट एंगेज्ड। डन एवरीवन? यस। अब आपको जो भी याद रखना है, RIP मैटर, करेक्ट, वो जो भी याद रखना है आपको, जैसे आपकी अभी हालत है RIP, तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इंटरनल एक्सपर्ट है कि एक्सटर्नल एक्सपर्ट, पास्ट एक्सपीरियंस विद सच एक्सपर्ट एंड मैटर। मैटर है क्या, मैटर का नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। आई वांट अ कंफर्मेशन, आर यू थ्रू विद दिस? देख लो एक बार ऐसे 500 खत्म हुआ क्या? यस सर, एक पॉइंट बाकी है, बताओ कौन सा पॉइंट है? हाँ, ऑडिट ट्रेल 1.7 ऑडिट ट्रेल। एवरीवन ओवर हियर, इधर देखो, व्हाट इज ट्रेल? ट्रेल मीन्स समथिंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। ट्रेल मीन्स समथिंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इधर देखो, यहां पे डॉक्यूमेंट जनरेट होता है और यहां पे बैलेंस शीट P&L बनता है। ऑलराइट, तो यहां से लेके यहां तक का जो जर्नी है, डॉक्यूमेंट का इनिशिएट होना, रिकॉर्ड होना, प्रोसेस होना, रेक्टिफाई होना, ऑलराइट, वहां से जर्नल एंट्री में कन्वर्ट होना, लेजर में जाना, फाइनेंस में जाना, ये जो पूरी जर्नी है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, फ्रॉम इनिशिएशन टू कंप्लीशन, फ्रॉम इनिशिएशन टू कंप्लीशन, दैट इज कॉल्ड एज ब्लडी ऑडिट ट्रेल। स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड, ऑलराइट, डॉक्यूमेंटेड फ्लो ऑफ अ ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक कैसे पहुंचाइए, और दैट इज कॉल्ड एज ऑडिट ट्रेल। और ऑडिटर को हमेशा कोई भी चीज का क्या निकालना पड़ता है? ट्रेल। ट्रेल क्या है? ऑलराइट, ये स्टार्ट कहां से, वहां से यहां तक कैसे पहुंचा। ओके, इट इज यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस। ये सुनो, इस पे खाली मार्किंग है, फटाफट सुनो, मैं सच्ची बताऊं, कंसेप्ट इतना ही है ऑडिट ट्रेल का। अभी अपने को करना है इंग्लिश में इंग्लिश। सो ऑडिट ट्रेल क्या है? डॉक्यूमेंटेड फ्लो, वो जिसको वापस बोला, हाउ अ सोर्स डॉक्यूमेंट वाज ट्रांसलेटेड इनटू एंट्री and how entry was inserted in the financial statement. Audit. Audit trail is used as audit evidence. Everyone please highlight this. Highlight this. Is used as audit evidence. Audit trail अगर मिल गया तो ट्रांजैक्शन ऑथेंटिक है और जेन्युइन है, वो पता चल जाता है। Underline this step by step record. ऑडिट ट्रेल को ऑडिट लॉग्स भी कहते हैं। ऑडिट लॉग्स, एडिट लॉग्स, ऑडिट लॉग्स, विच कैन एक्ट एज रिकॉर्ड कीपर्स। ओके, ऑडिट ट्रेल के अंदर क्या होता है? कॉस्ट। हाँ भाई, ट्रेल ऐसे थोड़ी बनता है, और पूरा सिस्टम बिठाना पड़ता है, सॉफ्टवेयर बिठाना पड़ता है। सो ऑडिट ट्रेल के अंदर होता है कॉस्ट। ऑलराइट, कॉस्ट इज नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ सिस्टम एक्सपेंडिचर। ओके, पैसा तो जाता ही है, लेकिन टाइम भी तो जाता है। ऑडिट ट्रेल का बेनिफिट क्या है? इट विल इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन ऑडिटर्स।
ऑडिटर को भरोसा आता है कोई भी सिस्टम में जब पूरा ट्रेल मेंटेन होता है स्टार्ट टू एंड, तो ऑडिटर को भरोसा आता है. ऑलराइट, इट विल इंक्रीज द रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस. बस इतने ही लाइंस जो मैंने हाईलाइट किया है, उतने वर्ड्स भी आपको याद रहेगा तो मजा आ जाएगा. वापस बोलो. ऑडिट ट्रेल इज अ documented flow to investigate how source document was translated into entry and from the entry into a financial statement. It is used as audit evidence to establish authentication and integrity. It is a step-by-step record. It acts as record keeper. It will involve cost in terms of expenditure and also time. It will inspire confidence in auditors. It will increase reliability of audit evidence. तो अपने को बेसिकली ऑडिट ट्रेल में एक तो उसका मीनिंग लिखना है, फिर उसके कॉस्ट के बारे में लिखना है, और फिर उसका थोड़ा बेनिफिट्स लिखना है. दैट्स इट. ये 3 चीजें आपने कवर कर ली तो आपका काम हो गया ऑडिट ट्रेल के अंदर. ऑडिट ट्रेल के अंदर मीनिंग, कॉस्ट एंड बेनिफिट्स. मीनिंग, कॉस्ट एंड बेनिफिट्स. ओके, ये तो टेक्स्ट बुक अंदर ही हो गया हो. मीनिंग, कॉस्ट एंड बेनिफिट्स. चलो, वी आर थ्रू विद दिस नाउ. वी आर थ्रू विद दिस. ऑलराइट, अब बहुत ज्यादा मुझे बातें नहीं करनी है. इधर आ जाओ जरा. खाली प्रैक्टिकल बात करते हैं, बाकी कंसेप्ट थियरी नहीं पढ़ाना है अभी. ज्यादा हो जाएगा फिर. इधर देखो तो, खाली ये टाइटल लिख दो ऐसे का. ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन. ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन. तुम लोग का थोड़ा बैटरी डाउन था, लेकिन कंसेप्ट समझा ना सब. हेलो, हाँ बस, तो प्रॉब्लम नहीं. वो तो कभी कभी आधा पौना घंटा होता है. ये देखो, ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन. अब सुनो मेरी बात, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसे अगर पार्टिसिपेट किया तो. अब देखो, ये है ऑडिटर, ये है एक्स लिमिटेड जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिटी. ओके, ऑडिटी. और यहां पे है डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक, एक्सेट्रा. ओके, ऑडिटर जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखता है, ओ दीदी, हाँ, ऑडिटर जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखता है, ओके, तो देखो एक दूसरे को देख के कुछ नहीं होने वाला. वो तुम पे दया खाएगा, तुम उन पे दया खाओगे, और क्या है. ऑडिटर जब क्लाइंट की बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखता है तो उसमें काफी सारे थर्ड पार्टी के लेजर होते हैं, जिसे बैलेंसेस आउटस्टैंडिंग वगैरह होते हैं. तो ऑडिटर वांट्स टू कंफर्म दैट फ्रॉम द थर्ड पार्टी. ऑडिटर वांट्स टू कंफर्म दैट फ्रॉम द थर्ड पार्टी. तो ऑडिटर क्या करेगा? कांटेक्ट करेगा, और इसको ऑडिट हम लोग बोलते हैं कंफर्मेशन रिक्वेस्ट. क्या बोलते हैं? कंफर्मेशन रिक्वेस्ट. ओके, ये है आपका थर्ड पार्टी, कंफर्मिंग पार्टी. वहां से क्या चाहिए अपने को? रिप्लाई. वहां से चाहिए डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स. कैसा लगता है आपको जब आप डायरेक्ट मैसेज भेजो और वो अपने फ्रेंड को बोले, फिर वो फ्रेंड आपको बोले? डायरेक्ट बात करने भाई ना है तो ना, वो डायरेक्ट बात करने क्या, वाया वाया फ्रेंड्स को बीच में डालते हैं. और ऐसे टेल मी कैसे लगेगा? और वो फ्रेंड अपना मसाला डालेगा वो अलग. तो कैसे लगेगा कि ये थर्ड पार्टी पहले एक्स लिमिटेड को मेल भेजे, फिर एक्स लिमिटेड आपको फॉरवर्ड करे? अच्छा लगेगा? आई नीड अ ब्लडी डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स. प्यार करना है तो खुल्लम खुल्ला. आई नीड अ डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स. ऑलराइट, देन ऑडिटर भी क्या भेजेगा? कंफर्मेशन रिक्वेस्ट. तो ये एक्स लिमिटेड क्या बोल रहा है? मैं क्या करूं? जॉब छोड़ दूं? मेरे को बीच में क्यों रखा है डायग्राम में? वो बोल रहा है मेरे को बीच में क्यों रखा है डायग्राम में? तो सुनो, क्या होता है कि जब आप कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजते हो ना, तो इनका ऑथोराइजेशन लगता है. एक्चुअली ऐसे ने नहीं लिखा है कि लगता है, पर मार्केट प्रैक्टिस में लगता ही है. थर्ड पार्टी ना, थर्ड पार्टी वो थोड़ी आपको जानता है, तो आपका मेल सब स्पैम में डाल देगा. वो नंबर ब्लॉक करा देगा ट्रूकॉलर पे. कौन है ये भाई? तो इसलिए इन ऑर्डर टू एंश्योर फास्टर रिप्लाईज फ्रॉम थर्ड पार्टी, मैनेजमेंट को बीच में आना पड़ता है. ऑलराइट, सो दैट इज लाइक इनवेरिएबली क्या हो रहा है प्रैक्टिकल लाइफ में कि बिफोर वी सेंड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, बिफोर वी सेंड, एक मैनेजमेंट से क्या लगता है? ऑथोराइजेशन.
अब ये सब में मगजमारी चालू हो गया, मैनेजमेंट ऑथराइज किया नहीं किया, ऑल ऑफ दैट इज अ प्रॉब्लम। ऑलराइट, वही तो सब डिस्कस करेंगे हम लोग। पेपर फॉर्म में भी हो सकता है हार्ड कॉपी, इट कैन बी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑल्सो, ईमेल, व्हाट्सएप नहीं चलेगा, व्हाट्सएप ब्रो 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 करके नहीं चलेगा। ऑलराइट, इट हैज टू बी इन हार्ड कॉपी और ईमेल, और उन्होंने ऐसा भी लिखा है पेपर फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और अदर मीडियम। पेपर इलेक्ट्रॉनिक को छोड़ के और अदर मीडियम क्या हो सकता है? ये बेवड़े, क्या है ये डायरेक्ट रिटायर रिस्पॉन्स? तो ओरल मीडियम हो सकता है क्या? नहीं। या ओरली राइटिंग में कर सकते हैं तुम बेवड़े ऐसे, मैं भी कर लूं 2-3, देख कंपटीशन लगा तो कौन बड़ा बेवड़ा है। ऑलराइट, सो टेल मी क्या बोला है? डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स। तो पेपर फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और अदर मीडियम बोला। अदर मीडियम अभी उन्होंने डिफाइन नहीं किया, पर फैक्स हो सकता है ना, फैक्स। अब वो भी तो हुआ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ही एक्चुअली, फैक्स मशीन आते थे पता है। और हाँ, तो वो भी हुआ वैसा तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ही। तो अदर मीडियम ऐसा कुछ उन्होंने डिफाइन किया नहीं है। ऑलराइट, नाउ लिसन टू मी एवरीवन ओवर हियर। मैं क्या बोल रहा हूं? सपोज डेटर्स क्रेडिटर्स ने क्या किया, मैनेजमेंट को ईमेल फॉरवर्ड किया, मैनेजमेंट को ईमेल किया, मैनेजमेंट ने वो ईमेल फॉरवर्ड कर दिया। ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट ने बोला कि देखो इनसे ये इंफॉर्मेशन है, ऐसा नहीं, सीधा जैसा डेटर से आया था वही फॉरवर्ड बटन दबा के आपको फॉरवर्ड कर दिया। फॉरवर्डिंग ईमेल पता है ना आपको कैसे? ऑलराइट, देन इन दैट केस डू यू स्टिल थिंक कि दिस इज इनवैलिड? तो टेल मी, कैन आई से ये तो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यस और नो सर? यस और नो सर? कि भाई थर्ड पार्टी ने मैनेजमेंट को ईमेल किया और आपको तो मैनेजमेंट ने आपको फॉरवर्ड कर दिया, तो उसमें मैनेजमेंट कुछ एडिट कर सकता है क्या? नहीं। तो टेल मी, वो तो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यस और नो सर? ऐसा कुछ भी एग्जाम में करके आना मत, मारेगा पकड़ पकड़ में। मेरे को क्या चाहिए? थर्ड पार्टी से डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स। ये बच्चे जो अपना इंटरनेशनल दिमाग यूज करते हैं ना, कि ब्रो तू ही बता ब्रो, इसमें एडिट थोड़ी होता है, फॉरवर्ड ही किया ना ब्रो उसने, तो प्रॉब्लम क्या है? फॉरवर्ड में एडिट नहीं होता है, तो वो तो डायरेक्ट उनसे आए, ऐसी बात हो गई ना। ऐसा कुछ भी खुद से करने का नहीं। हाँ? तुम और तुम्हारा ब्रो पहले पास हो जाओ, अरे फिर तुमको जो करना है करो। ओके, सो एवरीवन ओवर हियर, दिस कैन बी इन पेपर फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और अदर मीडियम। इसमें क्या ये काम आता है, कैसे काम आता है? सामने वाले ने जवाब नहीं दिया तो क्या? मैनेजमेंट ने ऑथराइज नहीं किया तो क्या? ऑलराइट, तो सामने वाले ने जवाब दिया, सपोज मैंने suresh@gmail.com को भेजा और रिप्लाई आया rocky@gmail.com से, तो क्या करना है? वी विल डिस्कस अबाउट दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो एवरीवन ओवर हियर। ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। No, madam, that's a very harsh statement to say. It is an external evidence, but not external confirmation as per SA 505. Very good doubt that she has asked. कि अगर फॉरवर्ड आया तो हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, करते हैं ना एज अ नॉर्मल एविडेंस, बट नॉट एज पर SA 505. मीन्स वी कैनॉट लेबल इट एज एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ऐसा जैसे एप्पल के एयरपोर्ट्स आते हैं, दूसरी कंपनी के भी एयरपोर्ट्स आते हैं, तो वो एयरपोर्ट्स तो वो है ही ना, पर उसको मैं एप्पल का नहीं बोल सकता ऐसा। बाय द वे, आई हेट एप्पल, आईफोन। मैं ना 6 साल 7 साल बाद एंड्रॉइड से आईफोन में शिफ्ट हुआ। मेरा पहले आईफोन में खराब एक्सपीरियंस हो गया है, कुछ होता ही नहीं उसमें, धंधा ही आधा रुक जाता है। मैं ना पीयर प्रेशर में आईफोन लिया, अभी मेरा ऐसा समझ में ही नहीं आ रहा मेरे को चलता कैसे है यार ये चीज। वो पता है वो बूढ़े लोग की तरह खाली वो ग्रीन बटन, लाल बटन और व्हाट्सएप कितना कॉम्प्लिकेट। एक तो मेरा अंगूठा इतना मोटा, तो उसका वो वॉइस नोट में ऐसा करने जाओ तो कैंसिल ही हो रहा है वॉइस नोट। उससे अच्छा अपना सैमसंग 10 बार टच करो तभी चलता है, तो पता तो चलता है कि टच हुआ। इधर तो जरा सा भी ऐसा कर लो, टच कर लो तो गी करता है, दिमाग खराब हो गया।
और ऑडिटर कंफर्मेशन रिक्वेस्ट to data status bank etc. Third party. मैं फर्स्ट डे लिया ना तो वो फोन आया ना किसी का, मैं बोला लाल बटन किधर है खाली इधर तो ग्रीन का ही ऑप्शन है, ऑप्शन ही नहीं, फिर पता चला बाजू से करना ओके डेटा स्टेटस बैंक एक्सेट्रा. Direct return response to auditor. X Limited auditee authorization लगेगा, कुछ भी डायग्राम किधर मत बना, X Limited का लगेगा authorization. हेलो हाँ ओके. एंड ये डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स एंड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट दोनों पे एस्ट्रिक मार्क होने चाहिए, तो पेपर फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और अदर मीडियम. Are you through with this? Yes, you can take a break of 15 minutes, then we'll continue.